Good evening, everyone. Welcome to MFAC YouTube channel. Today, we are going to analyze the PYQ question paper of Jamia Millia Islamia BLL 2017. Previously, we did the edition of 2016, and if you haven't checked it out, I would recommend you to go and check our YouTube video on 2016 batch. So before we start, मैं चाहता हूं कि एक बार हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करें कि जामिया की 2017 बैच की जो पेपर था ऑफ BLLB उसमें किस हिसाब से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया था इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे हम सबको पता है कि डिवाइड करा गया था इन इंग्लिश, लीगल, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स एंड इन मिसलेनियस वी हैड इस्लामिक स्टडीज एज वेल। सो जैसे आप देख सकते हैं कि 27 मार्क्स की इंग्लिश थी, 25 17 रीजनिंग, 41 जीएस द मोस्ट डोमिनेटिंग सब्जेक्ट एंड देन करंट अफेयर्स जिसका भी खुद में एक अच्छा खासा रोल था। सो इन लीगल में अगर हम और फोकस करें, देखा गया कि लीगल स्टडीज से 14 क्वेश्चन थे और लीगल रीजनिंग से रीजनिंग एंड की असर्शन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन, वो 11 मार्क्स क्वेश्चन थे। इन जीएस मिसलेनियस से 25 क्वेश्चन आए थे कि हु इज द फर्स्ट, हु इज द लास्ट, द लार्जेस्ट ब्रिज, द लॉन्गेस्ट रेलवेशन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन 25 मिसलेनियस थे। हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन थे एंड साइंस से वी हैड 7 क्वेश्चन। सो ये एक रफ डिस्ट्रीब्यूशन था of how questions were asked in Jamia 2017. So let's move on to the first question. English से कि which of the following is a nominative case? तो अब ऑप्शंस पे बढ़ने से पहले लेट्स सी नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है। नॉमिनेटिव केस मतलब सिंपली आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट को जब डिस्क्राइब कर दिया जाए इन अ सेंटेंस उसे नॉमिनेटिव सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस कहते हैं, सॉरी। सो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस के ऑप्शन क्या थे। Kabir, the great reformer, was a weaver. Option B, yesterday I met your uncle, the doctor. C, have you seen Ganguly, the artist drawing? And B, both A and B. Option A. अब देखते हैं इसमें सही कौन सा। For me, I think Kabir, the great reformer, was a weaver. अब इसमें कबीर को एक्सप्लेन करा जा रहा है बाय सब्जेक्ट कि वो एक वीवर है। बाकी सब में नो, ये अंकल द डॉक्टर, so it's not explaining the subject. So we have in option C, artist drawing. Artist drawing. So it's not explaining the subject. Subject explain नहीं हो रहा है, तो obvious answer है option A. All right, let's move on. Next question है select the word that most closely resembles या express the same meaning as the word onus, difficult, concern. ठीक है, अब ऑप्शन देखे जाए, burden, grace, dignity, bias. अब ओनस का क्या मतलब होता है? एक लीगल मैगजीन से वर्ड आया ओनस प्रोबंडी। इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसका मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। इन लीगल टर्म्स या इन कोर्ट ऑफ लॉ जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ आता है तो वी हैव यूजुअली टू पार्टीज। जो एक एक्यूज होती है, एक इल्जाम लगाती है, ऑलराइट, द प्लेंटिफ, द डिफेंडेंट, ऑलराइट। तो जो एक्यूज पर्सन होता है उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है कि वो ये प्रूव करे कि वो गिल्टी नहीं, या फिर इनफैक्ट कुछ टर्म्स में ऐसा भी होता है कि जिसने एक्यूजेशन लगाया वो प्रूव करेगा कि वो सामने वाला गिल्टी है। तो जिसपे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है उसे कहा जाता है ओनर्स प्रोबेंडी। अब यहाँ ओनर्स का मतलब आ जाता है बर्डन। ऑप्शन ए, बर्डन। लेट्स मूव ऑन। एन एडमिशन ऑफ गिल्ट इन एक्सचेंज फॉर अ स्पेसिफिक, एडमिशन ऑफ गिल्ट मतलब मानना कि आपने रॉन्ग करा है, टू एडमिट दैट यू आर गिल्टी। अब ये कब होता है? इन सम कंट्रीज जो कोर्ट होता है उसमें एक जज होता है और एक ज्यूरी होती है। ज्यूरी में यू हैव मेंबर्स, सिटीजंस, मोस्टली सोसाइटी के लोग होते हैं, और उनके मेजॉरिटी वोट पे डिसाइड करा जाता है कि जो पर्सन है वो गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। इनके पास हमेशा हर फैक्ट, हर एविडेंस दिखाया जाता है। हर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं और इनके सामने ये प्ली ली जाती है, ऑलराइट। सो एडमिशन ऑफ गिल्ट, इसमें हम आ जाते हैं प्ली बार्गेनिंग, हंग ज्यूरी, अ नो लो कंडेयर, इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो का मतलब बाय द फैक्ट,
देयर इज नथिंग रिलेटेड टू गिल्ट। फिर उसके बाद ओ नो लुक इन देयर, ऑन कोइंसिडेंस, नथिंग रिलेटेड टू गिल्ट। हम ज्यूरी, वो अलग से आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा, बट ज्यूरी तो है नहीं। अब प्ली बार्गेनिंग, अब एडमिट गिल्ट, ही प्लीड्स कि भाई मुझे नहीं इतनी सजा दो, मैं मानता हूं मेरे से गलती हुई, आई एम सेइंग सॉरी। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट को 3 years कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा करता है यूजली कोर्ट, जानबूझ के ऐसे करता है कि वो, तब बंदा मान रहा है कि उसने गलत करा है, तो उस पर थोड़ा सिंपैथेटिक व्यू अपनाया जाए। तो इसका क्या ऑप्शन आता है करेक्ट? प्ली बार्गेनिंग। हम ज्यूरी का क्या मतलब होता है? अब जैसे यहाँ पर हम आए, इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ज्यूरी क्या होती है। अब इसमें हमने देखा कि 3 लोगों ने बोल दिया गिल्टी, 3 लोगों ने बोल दिया नॉट गिल्टी, तो इसका मतलब हो गया हंग ज्यूरी, दे हैवंट रियली रीच टू अ डिसाइसिव डिसीजन। बट ऑप्शन 3 का आंसर इज प्ली बार्गेनिंग। द मोस्ट करेक्ट सेंटेंस, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस सबसे ज्यादा ग्रामेटिकली एक्यूरेट है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में हमें देखना होगा कौन से में किसकी ग्रामर सबसे ठीक है। अब मोस्टली इन जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी मैं आपको एक टेक्निक, बट टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा ही होता है कि हम मोस्टली गट फीलिंग पे लाइक रिलाई करते हैं कि कौन सा सेंटेंस ठीक लग रहा है, सुनने में हमें ठीक लग रहा है। तो हम यहां पर भी ये करने वाले हैं। ऑप्शन ए, वाइल देर इज अ लाइफ देर इज अ होप। वाइल देर इज अ लाइफ, वाइल पे आ जाओ। वाइल इज यूज टू डिस्क्राइब टाइम, यहां पर होना चाहिए था व्हेन। द मोस्ट एक्ट वुड बी व्हेन। व्हेन देर इज अ लाइफ, व्हेन देर इज अ लाइफ देर इज होप, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। सनराइजेस इन द ईस्ट, सनराइजेस इन द ईस्ट पे अगर हम आते हैं, डजंट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक आर्टिकल लगना चाहिए था, द सन, तो ये ऑप्शन भी गलत। हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैड बीन एक्वायर्ड अंडर एन एज्ड वुमन, आई डोंट सी एनी मिस्टेक इन दिस, तो इधर भी रखते हैं रिजर्व पे। ऑप्शन डी देख लेते हैं, द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म इन द बैटल। द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट ना आर्म इन द बैटल, यहां पर स्टिल एक प्रॉब्लम है, एक आर्टिकल मिसिंग है। एन आर्म इन बैटल, लॉस्ट आर्म इन बैटल क्या होता है? सो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा सेंटेंस हमारे सामने आता है? ऑप्शन सी, her knowledge of medicine acquired under an aged woman. Moving on to the next question. Choose the choose the word that best completes the given sentence. The judge gave the jury instruction manner because their comprehension was critical to the case. Their comprehension was critical to the case. Comprehension, understanding. Comprehension का simple मतलब होता है understanding. All right. Understanding कैसी है इनकी? Sorry for that. ये पता नहीं क्या. हाँ. So जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है, हमें समझ में आ गया कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इसलिए उसने जज ने अच्छे से एक्सप्लेन करा ज्यूरी को। तो ऑप्शन देखते हैं। मोनोटोनस, मोनोटोनस का सिंपल मतलब होता है किसी एक सिंपली विदाउट एनी फ्लक्चुएशन विदाउट एनी मॉड्यूलेशन कुछ बात कह देना, दिस इज नॉट समथिंग जो उसने करा। कैलस, ये तो गलत ही है। कैलस का मतलब ये होता है कि कोई बुराई दिल में, ही इज अ वेरी कैलस पर्सन, उसका नेचर। अब जज के नेचर पे तो यहाँ पर बात हो ही नहीं रही थी। फीबल, कमजोर, जज कमजोर तो नहीं होता भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, और यही नहीं यहाँ पर कुछ ऐसा डिस्क्राइब हो रहा है। डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, समथिंग जिस पर बहुत एम्फेसाइज करा जाता है। तो द मोस्ट एक्यूरेट एंड द मोस्ट बेस्ट word to describe the situation is deliberate. Moving on, this question is now from current affairs. अब ये अफेयर करंट नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो 2017 का है। सो आप पूछेंगे सर ये क्यों प्रैक्टिस करा रहे हो? डोंट वरी, प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं। द मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा इन क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज के करंट अफेयर्स को देखने का कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम। अब इसमें कहां से कौन सा क्वेश्चन लाई करने वाला है आपके क्वेश्चन पेपर में, वी नेवर नो। इवन अ पर्सन जो एग्जाम नहीं इसने दे दिया, जो पास आउट हो गया, वो भी नहीं आपको बता पाएगा। नो वन कैन गारंटी कौन से क्वेश्चन आएंगे। ऑल वी कैन डू इज बेस्ट कि हम
डिडक्टिव मेजर्स लें और देखें कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो हमें कहां से पता चलेगा? PYQ से। सो यहाँ पर क्वेश्चन है दैट विच प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, कमिटी बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी कमिटीज कंसर्न करती हैं टू द नेशनल इंपॉर्टेंस, मोस्टली कौन सी होती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटीज होती है। स्टेट गवर्नमेंट की कमिटीज पे भी ध्यान मत देना। जो नेशनल गवर्नमेंट हमारी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज बनाती है, पर्टिकुलरली जो सोशल इकोनॉमिक हो गया, आपकी माइनॉरिटी से रिलेटेड हो गई, टेक्नोलॉजी, AI, हेल्थ, एजुकेशन, जो बड़े सेक्टर्स होते हैं, IT, इकोनॉमिक्स, उसकी जो बड़ी बड़ी कमिटीज बनती हैं, और अगर उन कमिटीज ने कुछ अच्छी कुछ बड़ी बात कह दी, या उनका जो हेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन उन्हें हेड कर रहा है, ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि कमेटी है जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे बनी, अब उसने किसे हेड करा था? यहाँ पर हमें दे दिया अमृता सेन, मनमोहन सिंह, श्री सुमित बोस, नन ऑफ द अबव। अब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज देखनी है कि कौन हेड कर रहा है, और कमेटी का नाम क्या है, और कमेटी किस बेसिस पे क्या रिपोर्ट निकाली, किस बात पे। तो इसमें जो ऑप्शन है वो वैसे श्री सुमित बोस है। मूविंग ऑन, ये भी करंट अफेयर्स है। विराट कोहली कौन सी लिस्ट पे है? तो विराट कोहली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट क्रिकेटर है, तो इसलिए देख लिया आपने। इसमें आंसर वैसे है डॉन ब्रैंडमैन, ब्रायन लारा एंड ग्रैमी स्मिथ। विल वी वोंट लुक मच इनटू दिस क्वेश्चंस, इस पे ज्यादा फोकस मत करना है कि इनके आंसर्स याद करने हैं, इनके आंसर्स हमें याद नहीं करने, हमें इनके क्वेश्चंस देखने। इनके क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं कि किस फील्ड से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब दूसरा, अवार्ड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो उठ के आ ही जाता है। और मोस्टली कौन से टाइप के अवार्ड? आपके वो आईफा अवार्ड नहीं, कुछ छोटे मोटे नहीं, मोस्टली वाले होते हैं जो कल्चर से रिलेटेड हो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। अब ये भारतीय ज्ञानपीठ नवल खान अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना बड़ा नाम, बड़ा आदमी का काम, तो इसलिए ऑफ कोर्स ऐसे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन वी हैव who wins the BAFTA 2017 Best Supporting Actor Award? These kind of questions, John Michael. Then we have the appointments. अभी हमने पढ़ा कि अवार्ड्स और कमिटीज, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट्स। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, या इनफैक्ट अगर इंटरनेशनल भी हम जा रहे हैं तो इसमें आ जाते हैं मोस्टली प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स। जैसे हमें दिख रहा है कि पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप became the US president by hook and crook with involvement of which of the following country? ये बहुत बड़ा स्कैंडलस न्यूज थी उस वक्त में, हर न्यूज पेपर यही कवर कर रहा था, कौन सी कंट्री इन्वॉल्व हो रही है, किसके हैक करे जा रहे हैं इलेक्शन। तो ये बहुत बड़ी न्यूज बनी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करा जा रहा था इलेक्शन टू टैम्पर दो रिजल्ट, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया था। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो विच टेक्नोलॉजी जायंट लॉन्च फुल स्केल साइबर सिक्योरिटी एंगेजमेंट सेंटर इन इंडिया? Microsoft. All right. Now we come to a question जो roughly English से related है. An informal gathering occurs when a group of people get together in a casual, relaxed manner. Which of the following situation is the best example of an informal gathering? Now we have the options. हम एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो informal gathering की बात कर रहा है. The book club meets on the first Thursday evening of every month. This is not casual. They are scheduled कि हमें इस दिन मिलना है. So of course, this is not the option. After finding out about his promotion, Jeremy and a few co-workers decided to out for a quick drink after work. Quick drink. जैसे उन्हें पता चला कि उसका प्रमोशन हुआ है, they didn't knew about it. Suddenly plan बना. So we are going to keep it in reserve. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. ये मुझे most likely लग रहा है. Mary sends 25 invitations for a bridal shower she is giving for her sister. 25 invitations. You give inviting people. वो एक जगह हो रहा है, एक टाइम बना हुआ है, कैसे होगा, कब खत्म होगा, ये सब डिसाइडेड है। तो ये तो इनफॉर्मल गैदरिंग नहीं हुई, इट्स नॉट कैजुअल, इट्स नॉट रिलैक्स।
Whenever she eats at the Mexican restaurant, Clara seems to run into Peter. Whenever she eats at Mexican restaurant, Clara seems to run into Peter. Doesn't seem right. Why? Because it happens too often. It's no longer casual. It's something predictable. तो अब आते हैं ऑप्शन बी पे. After finding out about his promotion, Jeremy and a few co-workers decided to go out for a quick drink afterward. This is the most accurate option. So option B is correct. Let's move on. Directions to solve. इसमें भी अब सिमिलर क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड है. अब इन क्वेश्चन को आपको जल्दी जल्दी कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं, जो पैराग्राफ क्वेश्चन, जो जामिया नहीं पूछता है वैसे यूजली, बट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए कि आप इन्हें जल्दी पढ़कर जल्दी समझ सको. The given question presents a situation and asks you to make a judgment regarding the particular circumstance. अब आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी. अब आपको बताना होगा कि उसका सबसे एक्यूरेट ऑप्शन क्या होगा. आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आपको चूज करना होगा ऑप्शन केस से रिलेटेड क्या मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन. अ स्पेशल बर्थडे डिनर. हाँ, Eileen is planning a special birthday dinner for her husband's 35th birthday. She wants the evening to be memorable, but her husband is a simple man, which would rather be in jeans at a baseball game than in a suit in a fancy restaurant. Which represents below? Which restaurants below should Eileen choose? Now we have four options. Let's see. कौन सा option होना चाहिए? Alfredo's are fine Italian cuisine and elegant Tuscan decor. Patrons will feel as they have spent the evening in a luxurious Italian villa. एक जीन्स पहनने वाला आदमी लग्जरियस लाइफ तो नहीं देख रहा है. तो दूसरा देखते हैं ऑप्शन. ये तो नहीं है बिल्कुल भी. Then we have Punch Mexican Banquet is an all-you-can-eat family-style smorgasbord which with the best tacos in town. Nothing in this part shows कि इधर tacos में interest हो. So he is not going to go in Mexican banquet. The Parisian Bistro is a 4-star French restaurant where guests are treated like royalty. Royalty होना चाहिए था. हाँ. Chef Delbert Ole is famous for his beef bourguignon. इतना शब्द जो बोला ना जाए वो एक इंसान जाना चाहेगा जो एक सिंपल पर्सन हो. दूसरा लास्ट ऑप्शन देखते हैं भाई. इतने तो नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स अब यही होना चाहिए. Marty serves delicious hearty meals in a charming setting reminiscent of a baseball club. And in the honor of the owner, Marty Lester, a former Major League Baseball All-Star. कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है? अब तक सब समझ भी आ गया होगा. बहुत इजी है, कुछ इसमें टफ नहीं था. तब हमें पता है कि उसे बेसबॉल पसंद है तो ऑफ कोर्स उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा. ऐसी जगह जाना जहां वो वाइब कर सके. नेक्स्ट ऑप्शन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिंसिपल. हाँ, अब ये हो गया प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है? प्रिंसिपल. इसे ही सब मान लेना है. अगर ये बोले कि रात है तो मान लो. अगर ये बोले धूप निकल रही है और बारिश हो रही है तो मान लो. अगर ये बोले कि राजस्थान में बर्फ गिर रही है तो भी मान लो. सिंपल मतलब इसका क्या है कि जो प्रिंसिपल में लिखा है आपको उस तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है. जो ये कहेगा उसके आगे नहीं सोचना है पहले. फैक्ट. मिस्टर तिवारी वॉज ड्राइविंग हिज कार आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल. वेट अ सेकंड, आई एम वेरी सॉरी. पहले प्रिंसिपल तो पढ़ लो. आपसे बोला रिस्ट्रिक्ट करो, मैंने पढ़ेंगे. सॉरी. हाँ, प्रिंसिपल. विलफुल रैश ड्राइविंग इज एन ऑफेंस. विलफुल मतलब जानबूझकर. रैश ड्राइविंग तेज चलाना गाड़ी. फैक्ट क्या है? मिस्टर तिवारी वॉज ड्राइविंग हिज कार आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल. पुलिस बुक्स हिम ड्राइविंग. इज इट द एक्ट ऑफ द पुलिस लॉफुल? आप पढ़ते हैं. इसमें बोला मिस्टर तिवारी पी के जा रहे थे और पुलिस ने बुक कर दिया उन्हें, मतलब बेसिकली फाइन लगा दिया उन पे कि तुम पी के चला रहे हो. अब आप बोलेंगे हाँ सही तो करा, ऑफेंस तो है. पर नहीं, गलती मत करना. ऑफेंस है लेकिन ये प्रिंसिपल थोड़ी बता रहा है. मैं प्रिंसिपल ने कह दिया विलफुल रैश ड्राइविंग इज एन ऑफेंस, तो हम यही मानेंगे कि सिर्फ दुनिया में यही ऑफेंस हो सकता है. अभी गोली मार दे मिस्टर तिवारी, हम बोलेंगे नॉट एन ऑफेंस बिकॉज द ओनली ऑफेंस वी नो इज विलफुल रैश ड्राइविंग. सो द ऑप्शन कि no, because Mr. Tiwari was not driving rashly, he was drunk while driving,
इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में आई गेट इट, कुछ को ऐसा लगेगा कि ये तो गलत है, दिस डजंट मेक सेंस, बट दिस मेक्स एब्सोल्यूट सेंस व्हेन यू सॉल्व दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पर प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट दिया होता है। आपको प्रिंसिपल से ही रिलेटेड फैक्ट को जज करना है, नथिंग एल्स। मूविंग ऑन, अनदर करंट अफेयर्स क्वेश्चन, व्हाट एन इको मार्क। इको मार्क क्या है? अभी एक स्कीम का पार्ट होगा, मोस्टली ऐसे फैंसी स्कीम्स निकाली जाती है विद कैची फ्रेज, इको मार्क, इको सॉल्व, समथिंग जो लोगों को एक पॉलिसी ब्रांडिंग लगे, बोला जाए तो ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग किस चीज की होती है? पॉलिसी की। कौन सी पॉलिसीज और कौन सी पॉलिसीज हमें ज्यादा फोकस करना है? दोज आर मोस्टली रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आई नो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड होता है, बट इफ यू आस्क मी आई वुड एडवाइज पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और पॉलिसीज को पढ़िए, फिर अगर आपको पढ़ना है तो बहुत ही मेजर, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो बिल्कुल हटकर ही कुछ पॉलिसी ले आई। जैसे मोस्टली महाराष्ट्र गुजरात की गवर्नमेंट्स होती हैं, वो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इक्को से रिलेटेड कुछ बहुत ही रिफॉर्मेटिव चीज दिया है जो आपको लग रहा है कि हटकर ही है, समथिंग दैट इज नॉट कन्वेंशनल, समथिंग जो बाकी स्टेट्स नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज पे ध्यान देना, बाकी पॉलिसीज पढ़ने मत बैठ जाना। आईएएस का पेपर नहीं लिख लो, मेंस का पेपर नहीं लिखना है कि ये पूछ ले सीधा झारखंड की सरकार ने इस टाइम पे ये पॉलिसी निकाली थी, ठीक है या नहीं, उसका आंसर लिखिए 400 पेज। नहीं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इट्स अ बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर, जिसमें मोस्टली करंट अफेयर्स वही पूछा जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या बोले तो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, नथिंग एल्स। ऑलराइट, अभी इको मार्क, अ स्कीम दैट इज लेबलिंग इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट, दैट वाज क्वेश्चन। अब आते हैं इंग्लिश पे। एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट और होता है, बड़ा फ्रेज है। एन आई फॉर एन आई मेक्स एन होल वर्ल्ड ब्लाइंड, गांधी जी ने दिया था। अब यहाँ पर ये कौन सी थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखना है। एन आई फॉर एन आई, अब यहाँ पर ये थ्योरीज लिखी हैं, इन्हें थ्योरीज ऑफ जस्टिस बोला जाता है। कौन कौन सी होती हैं? प्रिवेंटिव, बेसिकली एक ऑफेंस को नाम से पता चल रहा है, प्रिवेंट कर देना होने से। ठीक है, कोई पर्सन है जो मर्डर, ठीक है, उसे ऑफेंस कर दिया, तो हमने उसे सजा दे दी, बिल्कुल उम्र कैद की, प्रिवेंट कर दिया उसे सोसाइटी से कि भाई अब दूर रह, तू तुझे अब जेल में रखेंगे पूरी जिंदगी, अब जेल में रहेगा तो दोबारा क्राइम नहीं करेगा, तो प्रिवेंटिव। रेट्रीब्यूटिव, बदला लेना, बेसिकली बोला जाए तो एवेंज करना। अगर किसी का मर्डर कर दिया किसी पर्सन ने, व्हाट डू वी डू? वी किल हिम, कैपिटल पनिशमेंट। डिटेरेंट, ऐसी सजा दो कि जो बाकी लोग हैं सोसाइटी के वो देखकर डर जाए, उसे कहते हैं डिटेरेंट। डिटर कर देना, रोक देना। रिफॉर्मेटिव, एक ऐसा पनिशमेंट देना जिससे जो पर्सन है, जो सोसाइटी है, उसमें क्राइम की सोर्स खत्म। हमें ऑफेंस से मतलब है, ऑफेंडर से मतलब नहीं। बट यहां पर हमें किससे मतलब है? अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ, मतलब अगर जान गई तुम्हारी जान भी जाएगी। तो ये कब हो रहा है? बदला तब लिया जाता है, रेट्रिब्यूटिव। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई होप अब तक आप सबको क्लियरली समझ में आ रहा हो कि हर क्वेश्चन क्या कह रहा है और कौन सा आंसर सही है। लेट्स मूव ऑन टू द 17th क्वेश्चन। इन a recent Supreme Court verdict pronounced by Justice, this is also a current affairs question, so we are not going to solve this question entirely, but it's important in कहां पर आया? इन 2017 ये बहुत मैटर उठा था, हज सब्सिडी। द गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी निकाली थी जो रेगुलेट कर रही थी हज सब्सिडी को, उसे बेसिकली खत्म कर रही थी। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया था, नेशनल न्यूज पे बहुत चलता था। तो इसलिए तभी लीगल मैटर गया इन सुप्रीम कोर्ट, इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। सो वी हैव अ स्टेटमेंट, अब उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब उन आर्ग्यूमेंट्स में देखना है कौन सा ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? शुड देयर बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, बेसिकली पूरे जहां में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब की खुद गवर्नमेंट्स हैं। अब हमने बोल दिया इन सबको कनेक्ट करके आप एक गवर्नमेंट बना दो। अब उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? यस, इट विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग टेंशंस अमंग नेशंस। ऑप्शन, आर्ग्यूमेंट टू, नो,
देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पॉसिबल। अब हमें देखना है कि इनमें से सही कौन सा है। अब देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट वन ये कहता है कि बेसिकली वर्ल्ड पीस आ जाएगा। ये नहीं हो सकता। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि इवन इन अ स्टेट देर आर टाइम्स जब दो स्टेट इन अ कंट्री, जैसे इंडिया फॉर इंस्टेंस, एक बहुत फेमसली होता है कि कर्नाटका एंड केरला दे फाइट ओवर वाटर डिस्प्यूट। ऐसे और भी स्टेट्स होते हैं, जैसे दिल्ली हरियाणा, उन स्टेट्स में चलता रहता है एक टेंशन कि आप जो हरियाणा में जो पोल्यूशन हो रहा है वो दिल्ली को अफेक्ट कर रहा है। ऐसे ही यूएस को कैसे बोल सकते हैं? यूएस में सिविल वॉर हो गया था अराउंड 1775। तब दो पार्ट में यूएस एक दूसरे से लड़ रहा था इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। सो ऑफ कोर्स ये भी सही नहीं है कि एलिमिनेट हो जाएंगी टेंशन। टेंशन रहेंगी। और दूसरा ऑप्शन, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट कि इट्स एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्पॉसिबल। अगर ऐसा है तो यूएन क्या है फिर? मजाक है क्या? हाँ मजाक है, लेकिन स्टिल चल तो है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? वो आर्ग्यूमेंट वन तो स्ट्रांग नहीं है, आर्ग्यूमेंट टू भी नहीं स्ट्रांग है। आर्ग्यूमेंट ये तो रिपीट हो गया, मोस्टली शायद ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट एंड टू, नीदर वन एंड टू इज स्ट्रांग। तो फॉर मी इट्स नीदर वन एंड, एंड इट्स आल्सो द राइट आंसर। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है? सिंपल आंसर रटना पड़ेगा। ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग। ब्लाइंड स्टूडेंट है, नाउ ही मस्ट अपीयर इन अ लॉ एंट्रेंस, सो व्हाट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू हिम? अ राइटर, अ रीडर, अ राइटर, अ रीडर, और नन ऑफ द अबव? कौन सा ठीक लग रहा है? अ पर्सन जो देख नहीं सकता। अब देख नहीं सकता तो उसे पता भी नहीं है कौन सा सर्कल मार्क करना है। तो ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल है, राइटर एंड रीडर। लेट्स मूव ऑन। Which country gifted the state the Statue of Liberty in United States of America? अब very simple, it's France, क्योंकि it's related to historical reasoning कि France as a gift of friendship towards US, उसने यूएस को ये गिफ्ट करा था ड्यूरिंग दी, आई थिंक आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स। लेट्स मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द डांडी मार्च? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। कौन सा था? होम रूल मूवमेंट नहीं था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं था, सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। अब कैसे याद रखना है कि दांडी मार्च, दांडी मार्च करी गई थी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया गया था। कह दिया गया था जो भी सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है या खरीद रहा है उसे टैक्स देना पड़ेगा। आज के जमाने में कुछ ऐसा होता है वैसे अब तो। सिविल डिसोबीडियंस क्यों हुआ? क्योंकि नमक एक बहुत ही बेसिक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड। आप उस पर टैक्स क्यों लगा रहे हो? तो गांधी जी ने क्या करा था, ये कह दिया था कि मैं इन सॉल्ट मैंने प्रोड्यूस करूंगा और बाकियों से भी कहा था कि तुम करो। तो इसका क्या मतलब बना था? सिविल डिसोबीडियंस। पूरे सोसाइटी ने जो अथॉरिटी है उसका कहना नहीं मानने से इनकार कर दिया था कि हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। तो इट्स अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऐसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। ऐसे याद रखिए। Next question, also related to history. Russian revolutionary who founded the Communist Party? लेनिन। क्यों? कार्ल मार्क्स ने क्या फाउंड करा था? फिलोसफी फाउंड करी थी ऑफ कम्युनिज्म। उसके बाद स्टालिन लेनिन का सक्सेसर था। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लेनिन। Question number 24. The Dash Corridor was created in 1947 after the partition of Bengal between India and Pakistan. Anamalai, Siliguri, Jhansi, none of the above. झांसी इज अ स्टेट, तो भाई साहब ये कॉरिडोर तो खा नहीं आ सकता। अनामलाई इज अ माउंटेन रेंज, पॉसिबली, आई एम नॉट श्योर बट इट्स इन साउथ केरला समवेयर। सिलीगुड़ी चिकन कॉरिडोर भी इससे याद रख सकते हैं, और ये फेमस है फॉर चिकन कॉरिडोर के नाम से, एंड ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। और बंगाल एंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट से ही बॉर्डर
लाई करते हैं, तो सिलीगुड़ी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु रोट द बुक वी द पीपल? ऑफ कोर्स मिसलिनियस में ये भी आ जाता है, बुक्स एंड ऑथर्स। एक क्वेश्चन रेलेवेंस रखता है कि कोई भी पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट कोई बुक लिख देता है, जो बहुत वेल पब्लिश्ड हो जाती है, तो उसका आंसर आ जाता है। ऐसे इन बैक इन माय टाइम इन 2020 वी हैड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑफ सैंड, बिकॉज उस बुक को काफी प्रेज करा गया था और अवार्ड भी मिले थे। तो ऑफ कोर्स वो बुक इंपॉर्टेंट बन गई थी, नेशनल कवरेज भी मिल रही थी, तो इसलिए तो करंट अफेयर्स में पूछा गया। सिमिलरली इन 2017 में यही हुआ। द करेक्ट ऑप्शन इज नानी पालकीवा। नंदलाल बोस, मांझी बाबा, तैयब मेहता, इनमें कॉमन क्या है? बेसिकली क्वेश्चन यही है। अगर आप में से किसी को शायद समझ में आ गया होगा, अब आप कहेंगे कि भाई तीन रैंडम नाम है, कैसे बता देंगे, कैसे हम गेस कर लेंगे? नंदलाल बोस, कुछ को समझ में आ रहा होगा, कुछ को याद भी आ रहा होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिजाइन था, जो उसे ब्यूटिफाई करा गया था, वो नंदलाल बोस के थ्रू करा गया था। अब जो पर्सन कलाकृति करता है उसे क्या कहते हैं? पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। विच थ्योरी इज जनरली इंक्लूडेड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या रिलेटेड? We have none of the above option: employment theory, income theory, price theory. Price theory is related to inflation, and microeconomics also deals with inflation. So the correct option is price theory. Next question related to maths, logical reasoning. The average of the first five multiples of 9. चलिए ना, 9 की टेबल सुनते हैं। 9, 18, 27, सॉरी, गलती हो गई। As we were 9 plus 18 plus 27 plus 36 plus 45, इसे डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ सम जो हमारे पास है। सो अब इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करें, so for the better convenience I'm just going to calculate it. I'm very sorry, I'm very bad at maths. So 9 plus we have 18, we have plus 27, and then we go for 36 and 45. All right, we have 135 divided by 5. अब आप पूछ रहे होंगे मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ n डिवाइडेड बाय n। नंबर कितने हैं? 5 मल्टीपल है तो n है, और हमका सम हमने करा 9, 18, 27, that is 45, that is 135 divided by 5. What is the answer? We have 23, sorry. Where is this? We go for it. So we have 135 divided by 5, that is 27. Next question. Which is the smallest fraction of among the following? अब फ्रैक्शन कैसे पता करना है? सबको डिवाइड कर दो एक दूसरे से, जो भी आंसर आएगा। फॉर 7 डिवाइडेड बाई 9 वी हैव 0.7, ठीक है। अब 4 डिवाइडेड बाई 5 करा 0.8, 6 डिवाइडेड बाई 7 करा, ये तो वैसे बहुत नॉर्मली छोटा सा क्वेश्चन है। और 9 डिवाइडेड बाई 3 करा, वी हैव 0.69। हमसे इसने क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो गया? 9 डिवाइडेड बाई 30, 0.69। आई नो कैल कर सकता था, बट मेरा एग्जाम नहीं, आप लोग है तो आप करिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 17 टू द पावर 2, ये पावर 2 है, is subtracted from the square of a number, the answer so obtained is 1232. So what is the number? इक्वेशन में लिखते हैं, इसने बोला स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो एक्स स्क्वायर को माइनस करा आपने 17 के स्क्वायर से, ठीक है, 1232 आता है। ऑलराइट, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है? इज 289।
1 2 3 2 289 को उस तरफ ले गए, ठीक है। 3 2 is minused by 289. We get 943 x की स्क्वायर। ऑलराइट, अब x का स्क्वायर हटाया, व्हाट डू वी गेट इन रूट 943। ऑलराइट, अब इसमें से हमें देखना है कि इसका रूट क्या होता है। तो 943 का अगर आप रूट निकालें, हमारे पास आता है 39। द करेक्ट ऑप्शन इज 39। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। How many terms are there in 20, 25, 30 and so on till 140? अब ये क्वेश्चन रिलेटेड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, ठीक है। हमसे पूछ रहा है n क्या है। ऑलराइट, हमें n नहीं पता है। हमारे पास फर्स्ट क्या सीरीज का नंबर है a, दैट इज 20। राइट, और फिर उसके बाद d हमारा क्या है लास्ट, दैट इज 140। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला इज d equals to a plus n minus, why is this not working? Sorry for this, कहाँ गया? हाँ, a प्लस ब्रैकेट में हमने लिया n माइनस 1 इंटू डी, और ये एक्चुअली में d नहीं है, ये l है लास्ट, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज नाउ, हाँ, और डिफरेंस निकाला था, सॉरी डिफरेंस हमारा आ जाएगा 25 में से माइनस कर दो 20 को, क्या आता है 5 आता है, दैट्स व्हाट। हाँ ठीक है, एल क्या है हमारे पास 140, ए कितना है हमारे पास 20, प्लस करा एन माइनस 1 इंटू 140, यस यस 140, ठीक है। इधर पूरा सॉल्व करेंगे, एन आ जाएगा हमारे पास कितना 24 समथिंग शायद, या समथिंग लाइक दैट, 25 सॉरी। अगर सॉल्व कर ही लेते हैं चलो। लास्ट नंबर हमारा 125 था, डी हमारा बहुत बढ़िया, डी हमारा था 5। तो वी गो फॉर दिस 140 to 20 प्लस उस तरफ जाएगा, यस आंसर वुड बी 25। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, which religion of the world provides remedy for the offense it declares? समझना पड़ेगा, इसने बोल दिया कि ऑफेंस करा तो आपने उसे डिक्लेयर कर दिया, आपको रेमेडी मिल गई, आप छुटकारा मिल गया उससे आपको। अब ये करा जाता है इन क्रिश्चियनिटी, बेसिकली इसे बोला जाता है कन्फेशन। फादर आई हैव अ कन्फेशन। इन क्रिश्चियनिटी इट इज बिलीव्ड कि अगर आप किसी भी ऑफेंस को बता देते हैं टू द प्रीस्ट और टू द फादर, तो आपका जो गुनाह होता है खुदा माफ कर देता है, इज देयर बिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कंपोजर ऑफ द classical composition Moonlight Sonata? Classical composition, one of the greatest classical artists or composer is Ludwig van Beethoven. करेली एक पेंटर थे, जॉर्ज हैंडल पॉसिबली एक फिलोसोफर थे, एंड विवेल का तो मुझे नहीं पता, बट बेथोवन वाज द क्लासिकल कंपोजर ऑफ ऑल। So the answer is option A. From which year Jaipur Literature Festival started? Say 2006, but not related to us. Next question, question number 35. Dash is the oldest oil field in India. Digboy, Bombay, Managal area, none of the above. The oldest is Digboy.
मानागाल तो शायद है भी नहीं. In both of them, Dick Boy is the largest. Is the oldest one. It was the first. In which year American Revolution started? Started in 1775. अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ था? जब ब्रिटेन, अमेरिका भी एक पॉइंट पे किसकी कॉलोनी हुआ करता था? ब्रिटेन. एंड इनफैक्ट उन्होंने भी रिवोल्ट इसलिए करा था बिकॉज ब्रिटिशर्स उन पे अननेसेसरी टैक्स लगाते थे. और इस वॉर को लड़ने के लिए फ्रांस केम इन हेल्प. एंड पॉसिबली जो फ्रेंडशिप इन बीच में इन दोनों के क्रिएट हुई, वही स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रीजन बना था टू गिफ्ट देम. सो आई वांटेड टेल यू दिस, जिससे आपके दिमाग में कनेक्शन बने कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों गिफ्ट करा था, किसने गिफ्ट किया था. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री सर. द सर्वोदय मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय. अब दिस क्वेश्चन ऑप्शंस में हमारे पास है महात्मा गांधी, जीपी नैतियान, विनोबा भावे, भगत सिंह. भगत सिंह मूवमेंट नहीं चला रहे थे. ही वाज अ रेवोल्यूशनरी. उनकी आईडी क्रांति की थी. उन्हें ये नहीं था कि मूवमेंट के थ्रू पीसफुली करें. और सर्वोदय का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट. क्या होता है? अपलिफ्टमेंट. अपलिफ्टमेंट. तो अपलिफ्टमेंट किस चीज का? ऑफ कास्टिज्म एंड सोशल इवल. अब ये किससे ज्यादा सुनाई दे रहा है, किससे रिजेंबल कर रहा है ये सब चीजें? भगत सिंह तो नहीं करेंगे ये सब. वेल, करते थे, इनकी फिलॉसफी थी कि हर इक्वालिटी होनी चाहिए. बट मोस्टली जिसने इस पे काम किया उनका नाम है और कोई नहीं, महात्मा गांधी. महात्मा गांधी. ऑप्शन 38. एंटीबॉडीज आर फाउंड इन. एंटीबॉडीज आर बेसिकली समथिंग जो एक वायरल इन्फेक्शन या डिजीज से फाइट करता है. तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर. प्लेटलेट्स, आरबीसीज, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स. ये आंसर है इसिनोफिल, ये लिम्फोसाइट सॉरी. प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं. राइट. तो इसके बाद आरबीसीज ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए आते हैं काम. और CO2 एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इनसे. इसिनोफिल्स और कोई नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है. इनका काम ये नहीं होता है. एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस नहीं करती. इनका भी दोनों का सिमिलर ही काम होता है, कंफ्यूज मत होना. ये भी जर्म इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से फाइट करते हैं. बट दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ये लिम्फोसाइट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following countries is not a member of SARC? Afghanistan, SARC, South Asian Regional Conference. Afghanistan is a part of it. South Asia में आता है. Bangladesh is a part of it. Maldives and Myanmar. It is Myanmar. Myanmar doesn't come in it. Question number 14. Consider the following statement and arguments. Statement is, should school education be made free in India? Argument क्या है? Yes, there is only way to improve literacy rate in India. Argument 2 है कि no, it would add to the already heavy burden on the exchequer. Which reference to the statement and argument mentioned above, which of the following is correct? ऑप्शन क्या है? मतलब आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है कि दिस इज द ओनली वे. यस ऑफ कोर्स, ओनली वे यही है. आपको स्कूल को मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी, तभी आप लिटरेसी रेट अपने देश का बढ़ा सकते हैं. दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आया है ऑलरेडी जो हैवी बर्डन है वो बढ़ेगा. तो ये भी सच है. जब आप फ्री एजुकेशन देंगे तो टीचर्स तो फ्री में नहीं पढ़ाएंगे. द मैनेजमेंट वोंट वर्क ऑन इटसेल्फ, इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट वर्क ऑन इटसेल्फ. उसके लिए पैसा लगेगा. अब वो जो पैसा है वो जेब तो हमसे भरेगी. तो इसलिए बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. यस आई नो कि यहाँ पर आप ये कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट 2 डज नॉट साउंड राइट क्योंकि तो है देश ये सब. बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसका बर्डन नहीं पड़ता है. लॉन्ग टर्म गोल यस क्लियर होता है. लॉन्ग टर्म ये कि लिटरेसी रेट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. बट स्टिल हमें इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या है और आर्ग्यूमेंट. वी हैव टू बी क्रिटिकल. So the correct option is either one or two. Both of them are strong. हाँ. Consider the following statement arguments. Statement क्या है? Should school education be made free, made compulsory
फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14। आर्ग्यूमेंट क्या है? यस दिस विल हेल्प टू इरेडिकेट द सिस्टम ऑफ फोर्स एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन आर्ग्यूमेंट 2 है यस दिस विल इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें सही कौन सा है? नथिंग इन दिस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मल्टीपल चीजों पे लाई करता है, नॉट दिस एप्लीकेशन। इट डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, टर्शरी इफेक्ट्स की फूड, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट, ये सब। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो नहीं बढ़ता है बाई जस्ट सिंपली प्रोवाइडिंग कंपल्सरी एजुकेशन, क्योंकि ये तो हमारे देश में हो ही रहा है और इससे डायरेक्टली हमारे देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा है। बट हाँ, फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन मेजरली क्यों? बच्चों को फ्री एजुकेशन दी गई, मिड डे मील दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है ये सब? हम क्यों फोकस करते हैं कि ऐसे कंडीशंस क्रिएट करी जाएं कि बच्चों को प्रमोट करा जाए टू गेट इनटू स्कूल्स, जिससे वो फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट से बचे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। 42 question number. 35th Law Commission report recommended that children below dash year of age at the time of commission of the offense shall not be sentenced to death. The answer is 18. 18 से below is considered a minor, और एक माइनर को हम एक हार्श पनिशमेंट या रिगरस पनिशमेंट नहीं देते। इट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल्स। आप एक छोटे बच्चे को, इवन दो उसने क्राइम करा है, डजंट मेक हिम evil for the rest of his life. आप रिफॉर्मेटिव जजमेंट्स लाएं, यू कैन स्टिल से ही हैज मच ऑफ हेड ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि एक एज, ये बहुत टेंडर एज होती है बिलो 18। एक बच्चे का माइंड इतना कैपेबल नहीं होता है टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए सेंटेंस टू डेथ इज प्रोहिबिटेड। नाउ लॉ कमीशन, एक बार यहाँ पर सुन लीजिए सब, लॉ कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है एंट्रेंसेस, क्योंकि आप लॉ का पेपर दे रहे हैं एंट्रेंस, तो ऑफकोर्स लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फेडरलिज्म फेडरलिज्म फेडरलिज्म, हाँ, तो मतलब बेसिकली फेडरलिज्म की डेफिनेशन बोलता है। फेडरलिज्म implies a system of government which embodies a division of power between a central and a number of regional authorities. I don't even have to check other options. Basically इसने बहुत अच्छे से एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर दिया है कि जो पावर होती है उसे डिवाइड करा जाता है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। बेस्ट एग्जांपल यूएसए। यूएसए की एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो प्रेसिडेंट हेड करता है, सेनेट से वो चलते हैं, कांग्रेस, और एक स्टेट है वो खुद के लॉज बनाते हैं, वो सेंट्रल उनको फोर्स नहीं कर सकता टू मेक लॉज, जैसे मर्जी होगी वो वैसा करेगी। तो ये फेडरलिज्म होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जैसे अगर बाकी ऑप्शन भी देखें, जैसे इसमें कह दिया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसके बीच में डिवीजन नहीं, वो नहीं होता है। दैट इज बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर, इट्स नॉट फेडरलिज्म। फिर इसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच एम्बॉडीज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ये तो फेडरलिज्म का इंटायर ऑपोजिट होता है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, 5 ईयर प्लान को अप्रूव करता है? इज इट द प्राइम मिनिस्टर? नो। इज इट द प्लानिंग कमीशन? नो। प्रेसिडेंट? ऑफ कोर्स नो। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 25। ये 45 क्वेश्चन नंबर। Only parliament or state legislature have the authority. Now we have a principle based question. जैसे दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्रिंसिपल जो कह रहा है उस पे ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को, आगे नहीं बढ़ेंगे। Have the authority to extract laws on their own. No law made by the state can take away person's fundamental right. यहाँ पर क्या किया गया? Parliament and state legislature have the authority to extract acts. ठीक है, अब यहाँ पर फैक्ट आता है। Parliament enacted a law which, according to a group of lawyers, is violating the fundamental rights of traders. Fundamental rights आ गया। A group of lawyers filed a petition challenging the constitutional validity of a state seeking relief to quash the statute and further direct Parliament to enact a new law, ABC. ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? नो writ would lie against Parliament, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जैसे ने बोल दिया लाई नहीं करेगी, वो तो गलती हो गया। फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो writ तो आएगी आएगी। As the court has no authority to direct Parliament to enact or
इनैक्ट और री एनैक्ट लॉ, तो बिल्कुल नहीं। The court can quash existing law as of it violates fundamental right, but can not and can direct the parliament to make new laws. Okay, it can direct, ठीक है, and it can quash. Okay, इसे रिजर्व के लिए आते हैं, देखते हैं बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। The court can quash existing law of it, law of it violates fundamental rights, but cannot direct parliament to make a new law. Of course it can. Of course हर जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है कि आप ये लॉ लाई। अब हालांकि ये बात अलग है कि लाते नहीं है, बट स्टिल सुप्रीम अथॉरिटी होती है ऑफ द कोर्ट टू टेल द लेजिस्लेचर टू एक्ट ऑन अ सब्जेक्ट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ लिसन, हमें पता था कि सी ऑप्शन सही है, बट वी स्टिल नॉट सी, सॉरी, ऑप्शन बी अभी गलत हो जाता। हाँ, ऑप्शन सी, बी, हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है। बट स्टिल मैं सी पढ़ा क्योंकि वो बहुत बच्चे गलती करेंगे इन एंट्रेंस कि वो ऑप्शन ए पढ़ा, बी ठीक लगा, धड़ से लगा दिया, देखा ही नहीं कि बाकी ऑप्शन क्या कहते हैं। एक बार चाहे कितना भी आप श्योर क्यों ना हो कि ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी भी क्यों नहीं ठीक है, तब भी आप एंड ऑफ द क्वेश्चन तक जाएंगे। रीड इट नाउ इन अ सीरीज गिवन, यू लुकिंग एट द बोर्ड लेटेस्ट पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, सीरीज है, ठीक है, सिंपल है। सी, फिर उसके बाद डी, फिर ई, एफ, जी, फिर उसके बाद ऑफकोर्स एच आता, और फिर यहाँ आ जाएगा आई, मतलब यहाँ पर आई किसके पास है, इसके पास है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। Choose the pair that best represents a similar relationship, the one expressed in the original pair of words. ठीक है, जॉन्डिस इट्स अ डिजीज, किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है? लिवर को। तो ऑर्गन क्या हो गया? लिवर। यहाँ पे जाते हैं वैलेंटीन, हार्ट, माशाल्लाह, टोटली इनएक्यूरेट, टोटली इररिलेवेंट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। स्मॉग और लंग, स्मॉग इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ फिनोमेना। लंग ऑर्गन मतलब नहीं कर रहा, यहाँ पर डिजीज होनी चाहिए थी और यहाँ पर एक ऑर्गन होना चाहिए। डायलिसिस किडनी, डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें जो किडनीज होती हैं उन्हें फिल्टर करा जाता है, ठीक है, तो ये डिजीज तो नहीं है, इनफैक्ट उसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट और लास्ट पे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए, रैश एंड स्किन। रैश एक डिसीज है, डिसीज मतलब एक हेल्थ कंसर्न, और स्किन एक ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन, तो ऑफ कोर्स रैश एंड स्किन। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। मूविंग अहेड, Jamia Millia Central University by an act of parliament introduced two courses DLLB self finance and LLM self finance in its faculty। कब आया? 2017 में आया था, खत्म बात, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सिमिलरली हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स, अब क्राउन करा गया, अपॉइंट करा गया, मिस यूनिवर्स एक बड़ा टाइटल है, ऑफ कोर्स वो देखा जाएगा। अब आया दोबारा एक क्वेश्चन आया अपॉइंटमेंट से, कहा था कि अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एंटोनियो गुतरेस। और इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन काफी बार पीवाईक्यूज में आते ही रहते हैं, हर साल में कहीं ना कहीं एंटोनियो गुतरेस का नाम आ ही जाता है। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैज इनिशिएटेड suo motu contempt proceeding against a judge डैश डैश डैश। फर्स्ट टाइम हुआ तो ऑफ कोर्स बड़ी बात हो गई, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मतलब लॉ से रिलेटेड है, तो आपसे तो रिलेटेड हो ही गया, ये आपके इन्फ्लुएंस से रिलेटेड, तो ये सब देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स में लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। और कोई चीज जो बहुत न्यूली हुई हो, जो फर्स्ट टाइम हुई हो, ये तो वो तो इंपॉर्टेंट बनी गई। अब इसमें कौन सा कोर्ट था? कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ तो मोटो एक्शन लिया गया, कंटेम्प्ट करा गया। तो उसके बाद विच कंट्री हैज टॉप द लिस्ट टू बी नेम्ड एज द फीफा टीम ऑफ द ईयर? अर्जेंटीना, ऑफ कोर्स। इंडिया हम अभी बहुत लैग करते हैं, अर्जेंटीना हैज मेसी, तो ऑफ कोर्स होना ही था। तो फीफा टीम ऑफ द ईयर, ऐसी चीजें भी आ जाती हैं। इन विच ईयर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिसेबिलिटी कम्युनिकेशन वाज हेल्ड? 2017, ऑफ कोर्स। देखिए ईयर वाइज ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गए, 2017 चल रहा था, आपका 2017 के क्वेश्चन होगा।
तो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन एक्सप्रेस द आइडिया द बैग इज टू हैवी फॉर हर टू कैरी? बैग इज वेरी हैवी फॉर हर टू कैरी. द बैग इज सो हैवी फॉर हर टू कैरी. द बैग इज टू हैवी दैट शी कैनॉट कैरी. टू हैवी और उसके बाद दैट आ गया, ये तो गलत हो गया. क्लॉज नहीं आ सकता, ये एक वर्ब क्लॉज है. दैट, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता. हाँ, इसके आगे फॉर लग सकता था, वो नहीं लगा, तो ये गलती हुई. तो इसके बाद द बैग इज सो हैवी फॉर हर टू कैरी. बैग इज सो हैवी दैट शी कैनॉट कैरी. फॉर हर टू कैरी इज नॉट राइट. तो इसके बाद द बैग वेरी हैवी. वेरी हैवी तो कभी बोला ही नहीं जाएगा. नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. हमें ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभार ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है. आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है नहीं लग रहा है. यहाँ टू हैवी हो गया. टू हैवी के बाद दैट नहीं लगाना है, वर्ब क्लॉज लगेगा. नहीं, क्लॉज नहीं लगेगा, फॉर लगेगा. टू बी वेरी एक्यूरेट. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव रिक्वायर्स अ मेयर एक्जिस्टेंस फॉलोइंग. पॉजिटिव डिग्री, अब इसका क्या मतलब होता है? जब आप बिना कंपैरिजन के कोई चीज वर्ब को डिस्क्राइब करो, सॉरी, एक नाउन को डिस्क्राइब करो, तो इसमें क्या चाहिए होता है? बस वन थिंग. चूज द वर्ड फ्रेज फॉर द ऑल्टरनेटिव that best convey the meaning of the expression given below. Playing the devil's advocate. Consorting with the enemy? नहीं, that is traitor. Twisting the truth? That is a liar. Putting forth counter arguments. Counter arguments क्या हो गए? जो आपने बोला उसका opposite. तो counter arguments. Enacting satanic rituals तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. Devil's advocate एक legal field से बहुत resembling word है जो यूज होता है बार बार. सिंपली ऐसे मान लीजिए कि आप दो दोस्त हैं. ठीक है, दो या तीन दोस्त हैं, आप सब बैठे हैं, एक नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है. आपने एक बात बोली, अब बाकी सब मान रहे थे उस बात पे, बट एक आदमी होता है हमेशा ग्रुप में जो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट बात करेगा कि नहीं भाई ऐसा होता है. आप बोले आसमान नीला है, वो बोले नहीं मैं तो पीला भी देखा है. तो दैट इज डेविल्स एडवोकेट. फिफ्थ क्वेश्चन. क्लोजली रिजेंबल एक्सप्रेसेस द सेम मीनिंग. कौन सा वर्ड? लैब्रिंथ. लैब्रिंथ का क्या मतलब होता है? फ्लावर तो नहीं होता है, पुष्पा मूवी नहीं चली है. बिल्डिंग तो बिल्कुल नहीं होता है. ओवरवेलमिंग का क्या मतलब होता है? ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कि बेसिकली कोई चीज जो उसके इमोशंस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा. मान के चलो आज आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस आपका निकल जाता है इंशाल्लाह, तो यू विल बी ओवरवेल्म्ड विद जॉय. खुशी से भर जाओ. बट ऑन दी अदर हैंड, सी ऑप्शन. वैसे वापस आ जाओ, रियलिटी में आ जाओ, अभी नहीं निकला है. हाँ, मेज. मेज का मतलब होता है लैब्रिंथ. बेसिकली घूम फिर के बिल्कुल मेज कहते हैं उसे. ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग द हिंदी वर्ड, बट द करेक्ट ऑप्शन इज मेज. प्लूरल ऑफ क्लॉथ. कौन सा था? क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, बोस, नन ऑफ द अबव. क्लॉथ्स. समथिंग दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ये तो बहुत सिंपल था. बेसिक ग्रामर 101, so I'm not going to explain it. Second, of 16, question number 60. हाँ, choose the word that best completes the meaning of the sentence. मतलब sentence. The judge gave the jury instructions in dash manner because their comprehension was critical to the use. ये तो सुना सुना लग रहा है, पहले भी था, तो रिपीट कर दिया क्वेश्चन. बहुत बढ़िया. हाँ, तो डेलिबरेट, ये हमने पढ़ा था उस वक्त. फिर इसके बाद ऑपोजिट मीनिंग किस वर्ड का? फेलिनस का. फेलिन पे आ जाओ. पहले अगर कोई वर्ड ऐसा आए जो बड़ा लगे तो खुश हो जाना, क्योंकि उस वर्ड को तोड़ा जा सकता है एक इन सिंपल वर्ड्स. तो फेलिनस को तोड़ा गया इन फेलिनी. फेलिनस को तोड़ा गया इन फेलिनी. इफ यू नो द मीनिंग ऑफ फेलिनी, वेल एंड गुड, बट नहीं पता तो बता दूं, इसका सिंपल सिंपल मतलब होता है ऑफेंस, गुनाह, रॉन्ग. उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्रिमिनल, ये तो नहीं होगा, ये तो भाई भाई है. सेटेनिक, ये भी नहीं होगा, भाई भाई. कैट लाइक, ये भी नहीं होगा. एंजेलिक. एंजेलिक को तोड़ो. एंजल, नॉट एंजल प्रिया, सिंपल एंजल. एंजल क्या होगा? जो चीज एंजेलिक क्या होती है? कोई पाक, कोई बहुत डिवाइन चीज करना, कोई अच्छा करना. एंजल्स आर गुड.
So of course the opposite is angelic. Question number 62. Offenders who repeatedly commit the same crimes are involved in. सिर्फ एक ही क्राइम बार बार करे जा रहे हैं, बाज ही नहीं आ रहे, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास, रेस्टिट्यूशन, रेप्स लिक्विटोर, रेसिप्रोसिटी, रेसिडिविज्म। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रेस्टिट्यूशन का बेसिक मतलब होता है कोई चीज रोकना, उसे वापस ओरिजिनल स्टेट पे लाना। ऑलराइट, तो बेसिकली वो रिकवर करना या स्टॉपेज लगा देना किसी चीज पे, ठीक है। रेस इप्सा लिक्विटोर, जी जैसे दिख रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट। इसका आपने लीगल मैक्सिम सुना होगा इन नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में पद इस लीगल मैक्सिम को इस्तेमाल करा जाता है। क्यों करा जाता है? कि अगर नेग्लिजेंस होगा तो शक्ल से पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसने गलती करी थी, इसने लापरवाही करी थी। रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब जो भी काम होगा उसमें दोनों का भला होगा, उसे कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। रेस्टिट्यूशन तो नहीं है, रेसिप्रोसिटी तो बिल्कुल नहीं है, रेसिप्रोसिटी तो बिल्कुल नहीं है। तो बच्चा कौन हमारे पास? हमारा भोला भाला ऑप्शन डी, जिसका है रेसिडिविज्म। हैबिचुअल ऑफेंडर जो एक ही क्राइम को बार बार कमिट करता है उसे कहते हैं रेसिडिविज्म। लेट्स मूव ऑन। हाँ, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का क्वेश्चन है, इसमें रूल्स होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी रूल टू यू, सिंपली मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। द एक्टर सेड दैट ही हैड नॉट बीन कंटेस्टिंग द इलेक्शन। जैसा कि रूल नहीं बताऊंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन कि इसमें कौन सा लगेगा। वी हैव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इधर प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। कहाँ दिख रहा है? ये नहीं है। वॉज नॉट बिन नहीं है। आई वॉज नॉट बिन, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। द एक्टर सेड आई हैव नॉट बिन कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन, ये ठीक हो गया। क्यों हैव नॉट? ये कब लग जाता है? प्रेजेंट वाले में। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। 64th question, also current affairs. First smart police station in India was inaugurated in the state of dash। जैसे मैंने कहा था, जो चीज पहली बार हो रही है, पहली बार इंडिया में कुछ है, स्मार्ट पुलिस स्टेशन आ गए, तो ऑफकोर्स बड़ी चीज हो गई। अब इसमें कभी कभार ऐसा होगा कि हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, नहीं पढ़ाने वाला करंट अफेयर्स। तो आई नॉट से कि हमेशा एक्यूरेटली वर्क करता है, बट आपने यूजुअली देखा होगा कि जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं जो, उसमें मोस्टली राजस्थान जैसा स्टेट बहुत आगे रहता है। एआई या टेक, उसमें स्टेट लाइक कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये बहुत आगे रहते हैं। समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इसमें आपका महाराष्ट्र अगेन और गुजरात बहुत रहता है। सो विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, और यूपी की पॉलिसीज की एक खासियत ही होती है, बहुत ही शुद्ध हिंदी नाम देते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग इट, मोस्टली एक रूल है कि प्रिंसिपल बन गया कि ऐसा होगा ही होगा, बट समवेयर एक बेसिक आइडिया मिलेगा टू हाउस कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, जैसे अब इसमें देखते हैं 64 का आंसर आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। हाँ, 65th, which country has became the first, देखो फिर से first in the world to officially authorize the use of three parent baby fertility treatment। करंट अफेयर से रिलेटेड है, नॉट गोइंग टू फोकस मच ऑन, इसका आंसर ब्रिटेन था। 66 also related to current affairs। Moving on to the 67th question, world heaviest woman Iman Ahmed, not relevant, इजिप्ट से था। मूविंग ऑन, हु इज द विनर ऑफ 2017 कतर ओपन टाइटल। अब कतर का आप 2017 का क्यों ही पूछोगे, पढ़ोगे, बट हाँ, फोकस ऑन ओपन टाइटल। मोस्टली जामिया कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन रेज कर लेता है, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे बैडमिंटन, F1, गोल्फ, क्रिकेट। तो इनसे रिलेटेड जो भी ओपनिंग या टाइटल जीत रहे हैं उन्हें पढ़ लिया करें। नेक्स्ट ऑन 69 क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर अगेंस्ट। सिमिलरली अभी क्वेश्चन आया 2017 करंट अफेयर से रिलेटेड था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। अब 5000 करोड़ इज अ बिग सम, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट बन गया था। वो भी एक इंडो सल्फियन पॉइजनिंग की वजह से
68 को भरना पड़ा था, तो ऑफ कोर्स बड़ी बात हो जाती है। 70th क्वेश्चन, अब एक सीरीज का क्वेश्चन है, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, सिंपल। 80, 70, 60, ये 10 से जा रहा है। नाउ वी गो फॉर दिस 10, 15। तो अब हमें क्या देगा, +5 हुआ, तो यहाँ पर भी आप टाइप करिए, क्या आ गया, 20। आंसर इज 20। मूविंग ऑन, 71st क्वेश्चन, posthumous publication occurs when a book published after the author's death। तो बस क्या है, ऑथर्स की डेथ के बाद। ऑप्शन देखते हैं। रिचर्ड्स इलनेस took his life before he was able to enjoy the amazing early reviews of his novel। ऑप्शन ए looks most accurate, but let's keep it on reserve। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मेलिसा पब्लिशर cancels her book contract after she fails to deliver। बिल्कुल भी नहीं। क्लेरेंस never thought he'd live to see third book in his trilogy published। live to see मतलब जिंदा है। ऑप्शन डी, Elizabeth is honored with a prestigious literary award for her writing career and her delighting daughter accepting the award on behalf of her deceased mother। ये होगा नहीं, बिकॉज बुक की बात हो रही है, अवार्ड की नहीं। तो ऑप्शन ए इज मोस्ट एक्यूरेट एंड करेक्ट। 72, व्हाट इज प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस क्या होता है, कि अथॉरिटी है किसी की, अब उसकी कुछ पावर्स होंगी, अब उन पावर्स के बाहर जब वो कदम रख देगी अथॉरिटी, तो उसे अल्ट्रा वायरस माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कलकत्ता हाई कोर्ट महाराष्ट्र के किसी शहर के नगर पालिका को ऑर्डर नहीं दे सकता कि ये काम कर, जब तक वो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में लाई नहीं करेगा, तो वो अल्ट्रा वायरस हो गया। ऐसे क्या, ऑप्शन देखते हैं कि प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस होता क्या है, कि वेर अ पर्सन और बॉडी प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक अथॉरिटी फॉलोज द प्रोसीजर, फॉलोज कर रहा है तो बिल्कुल नहीं। वेर अ पर्सन और बॉडी प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक अथॉरिटी ट्राइज टू फॉलो द प्रोसीजर एस्टैब्लिश फॉर यूजिंग दैट पावर, बिल्कुल नहीं। वेर अ पर्सन और बॉडी प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक अथॉरिटी मैनेज टू फॉलो, नहीं। fails to follow, where a person or body provided with specific authority fails to follow the procedure established for using that power, option D। Moving on, 73rd question। Principle क्या है, any direct physical interference with goods in somebody's possession without lawful justification is called trespass of good। trespass, ठीक है। क्या है, Z purchases a car from a person who had no title, send it to a garage for repair। X believing wrongly that the car was his, removed it from garage। मतलब X भाई साहब ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को, मतलब ऐसी एक चीज को मूव करा जो उनकी थी नहीं, जिनका उनका कोई टाइटल नहीं था, तो ऑफ कोर्स ये ट्रेसपास के अंदर आता है। इंटरफेरेंस ऑफ गुड्स करी दूसरे के पोजेशन में, किसकी पोजेशन में। पोजीशन क्या होता है, सिंपल टर्म्स में अगर जाने, अगर आपको कोई सामान पकड़ा दे जाता है आपके हाथ में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप रखें, तो आपके पोजेशन में आ गया वो, वेरी इज डिफरेंट देन ओनरशिप। ये आप एक डिफरेंस देख लीजिएगा, ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आई कांट एक्सप्लेन इट। इसे देख लेना कि पोजेशन और ओनरशिप में क्या फर्क होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें हमने क्या, कि एक्स X can be held responsible for trespass of goods, या X has not committed any wrong। इसमें क्या आएगा ऑप्शन हमारा, he has committed a wrong। All right, let's move on। 74th, on the basis of following assertion and reasoning, mark the correct statement। assertion क्या है, assertion बेसिकली एक बात होती है जो कही जाती है, फिर उस बात को कहने के पीछे की वजह बताती है। अब आपको देखना होता है कि जो बात कही गई है वो उसकी वजह सही लिखी है या नहीं। all minorities whether assertion पढ़ रहे हैं, all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institute of their choice। reason क्या गया, institution established by the minorities are not entitled to government aid and government is not under an obligation to give aid। बिल्कुल भी गलत हो गया ये तो assertion था ही नहीं। तो हमने क्या कहा कि A is true बट R is false, क्योंकि पढ़ने में समझ में आ रहा है कि ये बात तो कहीं नहीं गई, इसका रीजन यही नहीं। 70th क्वेश्चन, Hindu legal theory is the origin of law is according to Hindu legal theory। श्रुति नहीं। धर्म, धर्म तो लॉ का ही मतलब होता है, बेसिकली लॉ कह दिया उसने, ये origin तो कहेंगे नहीं, नन ऑफ द वर्ब है नहीं। डिवाइन, बेसिकली इन हिंदू मिथोलॉजी
जो लॉ है वो डिवाइन ओरिजिन, मतलब फ्रॉम द गॉड, डिवाइन ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट मच रिलेवेंट बट स्टिल पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमारे सामने एक डायग्राम है, हमसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस डेटा यहाँ क्या लाई करेगा। लेट्स सी, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही 6 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स ये 9 का स्क्वायर है, तो बचता यहाँ पर 8 है। 8 का स्क्वायर होता है 64। क्या ऑप्शन में 64 है? यस, वी हैव 64। सेवेंथ, 77। सिमिलरली स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट क्या है? Should persons convicted of criminal offense in the past be allowed to contest election in India? Well, होता तो है बट सिर्फ हमें अभी इस क्वेश्चन पे ही लाई करना है, अपने आपको रिस्ट्रिक्ट रखना है, लेट्स नॉट मूव टू द रियल वर्ल्ड, बस यही हमारा वर्ल्ड है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट 1, नो, सच पर्सन कैन नॉट सर्व द कॉज ऑफ द पीपल एंड कंट्री। पहला आर्ग्यूमेंट ये है। ऑप्शन के आर्ग्यूमेंट 2 क्या है? यस, इट इज डेमोक्रेसी, लेट पीपल डिसाइड होम टू वोट। अब डेमोक्रेसी में हम क्या कहते हैं कि हर किसी के लिए इक्वालिटी है, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप अ पर्सन जो क्रिमिनल ऑफेंस करा है, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। मान के चलो कोई अपोजिशन में था, उसने प्रोटेस्ट करा, प्रोटेस्ट के चक्कर में उसे जेल भेज दिया, अब तो एक ऑफेंडर हो गया, लेकिन ने प्रोटेस्ट करा किसी सही चीज पर, अब वो इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ सकता क्योंकि वो एक ऑफेंडर है, एक क्रिमिनल ऑफेंस करा था उसने इन पास, तो ये गलत हो जाएगा। तो नीदर वन, मतलब वेरी सॉरी, only argument 2 is strong. Let's move on. On the surface of the moon, mass and weight becomes lesser. Basically, साइंस का क्वेश्चन है, ग्रेविटी से रिलेटेड उन्होंने बेसिकली पूछ लिया हमसे कि सरफेस ऑफ द मून पे क्या होगा। अब हमें पता है कि वहां जीरो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी होती है, तो मास एंड वेट बिकम लेसर नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल मैं आपको एक बात बता दूं, मास इज कांस्टेंट, ऑलराइट, बट हाँ जो वेट होता है वो डिपेंडेंट होता है ऑन ग्रेविटी। जी, सो mass remains constant and only weight is lesser is true. नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड हमारा फिर आ गया, पूछ लिया कि डायबिटीज किससे कॉज होती है? थायराइड नहीं, किडनी बिल्कुल नहीं, लिवर बिल्कुल नहीं, इट्स पैंक्रियास। इंसुलिन जो होता है उसकी बढ़ती कमी की वजह से डायबिटीज हो जाती है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड आ गया, बहुत ही आसान है। वेदा, वेदा से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, कौन सा वेद पुराना है, किस वेद में क्या है, जैसे इसमें पूछ लिया कि इंडियन म्यूजिक किसमें, तो हमारे पास ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद। सामवेद, सामवेद में म्यूजिक कंपोजिशन लिखी गई है। विच इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड? चाइनीज सिविलाइजेशन नहीं है, हड़प्पन सिविलाइजेशन उसी टाइम में थी बट स्टिल थोड़ा टाइम से लैग कर गई, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थोड़ी बाद में आई, इस टाइम मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन जो प्रेजेंट डे ईरान में है शायद, तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries share the longest land and boundary with India? तो इसका सिंपल आंसर भी कम आता है हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में, जो शेयर करते हैं हम बांग्लादेश से। Which is the first miscellaneous question? Which is the first indigenous feature film in India? Raja Harishchandra. Which of the following is a classical dance form? Kathakali is the correct option. भवाई एक शायद आर्ट को कहते हैं एंड कलरिपयट्टू इज एक्चुअली अ डायलेक्ट, सो नो, द करेक्ट आंसर इज कथकली। हु बिल्ट द फर्स्ट मोशन पिक्चर कैमरा? ऑफ कोर्स इट इज थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ऑल्सो बहुत सारी डिस्कवरीज में आते हैं, लाइट बल्ब, टेलीफोन, चलिए वो तो ग्राम बेल थे, बट हाँ मोशन पिक्चर इज वन ऑफ देम, उनकी डिस्कवरी में से।
मूविंग ऑन टू द 86 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। हमारे सामने एक रेशियो दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है नंबर क्या है। तो बेसिकली 1 into 12 कर दीजिए, 2 into 12 कर दीजिए, 3 into 12 कर दीजिए। The answer would come in front of you, that is 12, 24, 36 बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, ये नहीं लिखना था। हाँ, 87 क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ सम ऑफ रुपीज 5000। अब सिंपल आ गया ये, कितना आ गया 5000। कितने टाइम पीरियड के लिए लिया गया, 3 साल के लिए। कितने का इंटरेस्ट लिया गया, 1500। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, उसका रेट परसेंटेज कितना है, किस हिसाब से लिया रहा है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए 10%। बेसिकली अगर देखा भी जाए, अगर करा भी जाए तो 1500 और 5000 इंटू टाइम इज 3, और नहीं, और रेट हमें निकालना है अपॉन 100। सो वी गो फॉर दिस इज 1500 और इक्वल्स टू 15,000 इंटू आर। आर इधर ले गए, 15,000 यहाँ है, डिवाइड करा 1500 से जाता है, और ये भी गया 10। आंसर आया 10%। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस। नाउ लिसन अप, ये मैथ्स के जो क्वेश्चन है, सिमिलरली पहले ये क्वेश्चन मैथ के कम होते जा रहे थे, बट इन रीसेंट पास्ट 2 years मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन अब थोड़े रेलिवेंट होते जा रहे हैं टाइम। सो वी हैव थ्री पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:7:8 के। ऑलराइट, दे हैड अ पार्टनर फॉर कितने ईयर्स थे, 14 months, 8 months और 7 months। अब कितना रेशियो में इन्वेस्टमेंट करा गया है, ये निकालना है हमें। तो हमने मान लिया कि रेशियो इन्वेस्टमेंट हुई है फॉर 14x। सॉरी फॉर माई माशाल्लाह वाली राइटिंग, बट आई ट्राई कि ढंग से समझा सकें। 14x मान लेते हैं, ठीक है। वैसे मान लेते हैं 8x, 8y सॉरी। इन सब के आगे हम लगा देते हैं कि x रेशियो होगा इसका, x इन्वेस्टमेंट की y इन्वेस्टमेंट, इसकी z इन्वेस्टमेंट। ओके, ये हमने दे दिया कि इस पार्टनर का इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब हमने मान लिया 14x कितनी है, 5, y की कितनी हुई, 7। ठीक है, अब इसे अगर हम ऊपर नीचे करें तो x और यहाँ पर आया y, ये करीबन आना चाहिए, ये ऊपर ये 14 या 2, ठीक है ओके। हाँ, तो 20/49 ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हटा दिया जाता है क्योंकि स्पेस इतनी है नहीं, तो ठीक है। हाँ, आ गया एक्स और वाई। ठीक है, अब जो एक्स वाई के साथ आया वही सिमिलरली अब इसके लिए निकाल देंगे, जेड के लिए। हमने एक्स, नो 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 सॉरी, वाई बाई जेड करा। यहाँ पर आया हमारे पास 7 और 8। वाई कितना है हमारा, 8y। जेड कितना है, 7z। 7 8। आई होप इतना क्लियर हो रहा है। ये तो हमारे पास है ही। अब इसे यहाँ लिया, थोड़ा कमी है हमारे पास। तो हाँ, तो y अपॉन जेड इक्वल्स टू 49/64। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए। दोनों इक्वेशन को अगर सिमिलरली देखा जाए, अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं दूसरे से, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास आना चाहिए एक्स वाई इंटू वाई इंटू जेड अपॉन जेड 49/64 मल्टीप्लाइड बाई 20/49। ठीक है, ये हो गया। अब इसे काटा पीटी अगर आप करेंगे तो सिंपल आंसर ही आना चाहिए, वाई से वाई कटा, 49 से 49 कटा, एक्स आ गया हमारे पास 20, जेड हमारे पास आ गया 64।
बाई निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस 20 को मैच करो, 64 को मैच करो, हमारे पास आंसर ये है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, Islamic studies related. Question number 89. How many surah does the Holy Quran contain? Its answer is very simple, 114. Moving on. 90. Ala Rakha was an exponent of which of the following instruments? Tabla. 91. जल्दी जल्दी मूव करते हैं बिकॉज दिस आर वेरी मिसलिनियस क्वेश्चंस, देयर इज नथिंग ऑफ कनेक्शन। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आउट ऑफ रैंडम, ये आपको पढ़ना पड़ेंगे थ्रू वेरियस बुक्स एंड मॉक्स एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉट क्वेश्चंस। तो विंग्स ऑफ फायर एक बहुत ही फेमस बुक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इंदिरा गांधी? नो। सुभाष चंद्र बोस? नो। प्रणब मुखर्जी? डेफिनेटली नॉट। इट्स एपीजे अब्दुल कलाम। कंचनजंगा is situated in Sikkim, also the origin of Ganga. Moving on to the 93rd question. नॉर्थ पोल किसने डिस्कवर करा था? कैप्टन जेम्स? बिल्कुल नहीं। मैगेलन? बिल्कुल नहीं। अमंडसन? तो बिल्कुल भी नहीं। इट्स रॉबर्ट पेरी। रेड फोर्ट किसने बिल्ड करा? 94th क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल, इट्स शाहजहां। इज ऑल्सो बिल्डर जो फेमस है अपनी ताजमहल के लिए और मोस्टली बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के लिए। वन ऑफ देम इज नाउ रेड फोर्ट एंड ताजमहल। मूविंग ऑन, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ अ न्यूज स्टोरी इज, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है और उसमें पैराग्राफ लिखा होता है ऐसे, ये आपने देखा होगा इन मोस्ट एडिटोरियल्स, तो इसे कहा जाता है लीड। रिमेंबर दिस। 96 क्वेश्चन, द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी कैसे पता करेंगे हम? बेसिकली एच लैम्डा, हर किसी में एच कांस्टेंट होता है, जो लैम्डा होता है उसे बुलाया जाता है वेवलेंथ। ऑलराइट, वेवलेंथ जिसमें जितनी कम होगी उतनी उसमें एनर्जी होगी। वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, इसलिए वायलेट सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट करता है। मूविंग ऑन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट क्या है? Should correspondence course at the university level be discontinued in India? Argument: yes. Only interaction between teachers and students at the college will help total development of personality. Argument 2: no. The demand of discontinuance comes from only from the elite who have no knowledge of what is meant by poverty. Correspondence course important होते हैं, so of course only 2 is correct argument. Moving on. Consider the following statement. First statement argument में question कि should reservation of seats and post on communal basis, क्या होना चाहिए ऐसा? Should there be reservation of seats and post on communal basis? Basically religion के बेसिस पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट पहला, yes, it will check most of the inner communal bias. No, ours is a secular state. Ours country, our country लिखना था, ठीक है। विथ रेफरेंस कौन सा था ये? आर्गुमेंट 1 या 2 या 3 या 4, मतलब ए बी सी डी? ऑफ कोर्स इट्स अ सेकुलर स्टेट, वी कैन नॉट हैव कम्युनल बेसिस पे रिजर्वेशन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि आर्गुमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 99, बाय लॉज मेकिंग पावर ग्रांटेड टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड? बहुत ही सिंपल, डेलीगेट लेजिस्लेचर। डेलीगेट लेजिस्लेशन क्या होती है? बेसिकली ये ऊपर लिखा है, जब एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? आईएएस टाइप पर्सनालिटीज, जो सिविल ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। इनका काम होता है कि आप जो एक मेजर लॉ बन गया, ठीक है, एक एक्ट आ गया, अब उस एक्ट के अंदर भी कुछ चीजें होंगी, उसकी कुछ इंट्रिकेसीज होंगी, उससे रिलेटेड कुछ स्केड्यूल्स, कुछ नोटिस, कुछ ऑर्डर पास करने होंगे, तो ये काम हर वक्त पार्लियामेंट नहीं करेगा, ये काम आ जाता है एग्जीक्यूटिव का। ऐसे ही आता है कलरबल लेजिस्लेशन। कलरबल लेजिस्लेशन का मतलब बेसिकली अगर आप जानना चाहें, आई वुड रिकमेंड आप गूगल कर लीजिएगा, बट टू बी वेरी शॉर्ट मैं आपको मैं बताना चाहूँ तो कलरबल लेजिस्लेशन तब होती है जब ऑन द प्रेफेस ये दिखे कि वो कहना कुछ चाह रहे हैं बट उनका मोटिव कुछ और होता है इन हिडन, तो उसे कलरबल लेजिस्लेशन कहते हैं। 100th क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग असर्शन रीजनिंग मार्क द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन देर इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड राइज इन प्राइस लेवल, ठीक है। रीजन क्या है?
The rise in price is due to storage of supply is the storage of supply of essential consumer goods. एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स को हमने स्टोर कर लिया, इस चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ गया। ये तो है ही। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? राइज करता है प्राइस तब स्टोरेज होता है एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स को, अगर आप स्टोर कर लेते हैं, बट ये हमेशा थोड़ी इन्फ्लेशन का रीजन बनता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, इकोनॉमिक्स में। कैसे इन्फ्लेशन मैनेज हो रही है, कैसे वो ऊपर जा रही है, कैसे वो नीचे गिर रही है, वो एक प्रिंसिपल पे नहीं डिपेंडेंट होती। जैसे असर्शन ने कहा कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ये एक अलग फिनोमिना है। मनी सप्लाई बढ़ गई तो ज्यादा मार्केट में गुड्स खरीदे जाएंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी तो उसके प्राइस बढ़ेंगे। और यहीं पे स्टोरेज होल्ड करना, ये अलग फिनोमिना होता है। तो दोनों अपने में ठीक है, बट आर नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन। नाउ वी हैव अप्लाई द स्पेसिफिक रूल्स टू शाजिया's केस एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब शाजिया का क्या केस है, पढ़ते हैं। रूल ए क्या कहता है कि एन ओनर ऑफ लैंड has the right to use the land in any manner he or she desires. The owner of the land also owns the space above and depth below it. ठीक है। रूल बी कहता है कि राइट अबव द लैंड एक्सटेंडेड ओनली टू द पॉइंट दैट आर एसेंशियल, ये याद रखना, टू यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। कि ऊपर एयर स्पेस जो है वो आप यूज कर सकते हैं बस एसेंशियल पर्पसेस में, ये नहीं है कि आप उसके मालिक हो गए। रूल सी क्या कहता है? An owner cannot claim infringement of her property right if the space above his land is put to reasonable use by someone else at a height at which the owner would have reasonable use of it and does not affect the reasonable enjoyment of his or her land. शारजिया का क्या केस है? सिंगल स्टोरी हाउस ओन करती है इन अहमदाबाद, which has been in her family for more than 75 years. Okay. The foundation of the house can hold another floor, and Shazia has no intention of demolishing her family home to construct a bigger building. Javed and Sandeep are business partners and own a three-story house. Basically, as we have this kind of situation. ठीक है? On either side of Shazia's house, Javed and Sandeep are also Ahmedabad's main distributors of for a major soft drink company. They have erected a huge hoarding advertisement, their products with end supported on roof by hoarding that also passes over Shadia's house at 70 feet and casts a permanent shadow on her terrace. Shadia decides to host a huge Indian flag going on 75 feet, blah blah blah. तो इसके बाद पूछा गया है कि क्या होगा, क्या केस बनना चाहिए। तो बेसिकली एक होर्डिंग लगा दी गई है ऐसे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या शादिया के राइट को इन्फ्रिंज करा जा रहा है? द आंसर इज नो, क्योंकि रीजनेबल एंजॉयमेंट ऑफ लैंड तो कर पा रही है ना वो इस एरिया में, उसका कोई राइट थोड़ी इन्फ्रिंज हो रहा है। तो द आंसर इज डी। व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव बेसिकली डिडक्शन से एक वर्ड आया, डिडक्शन, या बेसिकली बोला जाए टू डिडक्ट। ठीक है, सिंपल में समझें, डिडक्ट। डिडक्ट का मतलब होता है कुछ चीज को कम करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो क्या हुआ? जनरल से पर्टिकुलर, रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। कोई जनरल टॉपिक है, आपने उसे सब्ट्रैक्ट करा इनटू स्मॉलर टॉपिक, उसे कहते हैं डिडक्शन। मूव ऑन टू 103rd क्वेश्चन। इसमें डायरेक्शंस हैं कि in each of the following question two statement numbered 1 and 2 are given. The cause and effect relationship between the two statements, these two statements may be in effect of the same cause or independent cause. These statements may be independent cause without having any relationship. ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। द क्रूड ऑयल प्राइसेस, अब ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। पहला ऑप्शन ने क्या किया? पेट्रोल और डीजल के प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में ठीक चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा। दूसरा क्या कहता है? क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में, उनका प्राइस बढ़ रहा है लास्ट फ्यू मंथ से। अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों में कोई रिलेशन है, तो हम क्या कहेंगे? रिलेशन है क्या? आई डोंट सी ए रिलेशन। डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस में जो फर्क आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, सो आई डोंट थिंक इनमें कोई रिलेशन। तो आई से स्टेटमेंट बी वन इज बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट कॉजेस।
सी बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस. हाँ, ऑप्शन ये है 104. क्या कहते हैं? ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास इज टू. तो ओडोमीटर क्या है? माइलेज के लिए. तो कंपास किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए. कंपास आपने देखा होगा कि इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखता है, तो ऑफकोर्स कंपास डायरेक्शन के लिए. Okay, moving on. Name the ICBM which has successfully test fired by Indian on December 2016 by from a Kalam Island on the coast of Odisha. अब this kind of question is related to defense. अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं इन करंट अफेयर्स, और मोस्टली जो आते हैं वो या तो कोई मिलिट्री टेक होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ हो, या फिर दूसरा मिलिट्री एक्सरसाइजेस. मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें वैसा ऑप्शन ए था, अग्नि 5. तो इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 106. Which state has recently launched India's first student startup and innovation? It's a current affairs question, but ये देखिए first student startup बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन. गुजरात. तो इसके बाद who has been appointed new chairman of UPSC? अब this is not relevant for you, but appointment देखिए, फिर अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आया, तो इंपॉर्टेंट है. फिर देखिए फिर से चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, जस्टिस TS ठाकुर. इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन. 109. Which Indian city has been honored with the Best City of 2016 award? अभी Best City Award जैसे मैंने कहा था, अवार्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं. फिर इसके बाद फिर से एक मिलिट्री डेवलपमेंट, गाइडेड रॉकेट सिस्टम, डिफेंस से रिलेटेड. पिनेका MK उड़ीसा की कोस्ट से आया. अब ये याद रखिएगा यहाँ पर कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर उड़ीसा में एक आइलैंड है. दिस कुड बी अ क्वेश्चन, आई डोंट नो बट इट कुड बी. तो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल क्लॉज इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एवरीवन हु नोज यू. सेंटेंस पढ़ते हैं. एवरीवन हु नोज यू एक्नॉलेजेस व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली दैट यू हैव बीन रॉन्ग. प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है? बेसिकली इंडिविजुअली समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस, मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्लियर हो जाए, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज. यहाँ पर क्या एवरीवन एक्नॉलेजेस, क्या एक्नॉलेज करता है? हमें नहीं पता भाई साहब. हु नोज यू, क्या नोज यू, क्यों नोज यू? नो वन. व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली, कौन सा केस? वी डोंट नो इट. दैट यू हैव बीन रॉन्ग. एंड नाउ दैट यू हैव बीन रॉन्ग, किसकी बात चल रही है? तुम्हारी. क्या हुआ तुम्हारे साथ? यू हैव बीन रॉन्ग. तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. अपने में खुद में ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्लियर दिखता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 112. Which following contains reflexive pronoun? Reflexive pronoun कुछ नहीं होते, जिनके आगे सेल्फ लगा दो वो बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे thou has heard people, no. his के आगे कुछ नहीं लगा है. itself के आगे लगा है self. we seldom see ourselves, selves. both ABC, both BC. ऑप्शन डी इज करेक्ट. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन सेल्फ लगता है, दोनों में सेल्फ था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. क्वेश्चन नंबर 130. क्या मतलब होता है इसका? बेसिकली भाई दूध फैल गया, अब क्या रो के कुछ फायदा थोड़ी होगा, वापस थोड़ी ग्लास में आ जाए. तो डोंट रिग्रेट व्हाट कैन नॉट बी चेंज. सिंपल एज दैट. यहां पर अब एक फिर से क्वेश्चन आ गया, ग्रामेटिक एरर देखना है, जिसमें नहीं होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. तो इसमें क्या दिखता है? अकॉर्डिंग टू अ कॉमन बिलीफ, it is according to a common belief, this is according to common belief, while according to common belief. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बताया था मैंने कि while is related to time. We cannot judge a something जो common belief है in basis of time. कोई चीज थोड़ी टाइम के हिसाब से चलती है. Belief is something जो paramount है, it cannot change with time. This is according to a common belief बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है. This is according to common belief is not something. It is according to common belief, तो कभी हो नहीं सकता. According to a common belief, yes, this seems accurate. According to a common belief. अब ऐसे ये भी हो सकता है, चलो मान के चलते हैं, it is according to a common belief. चलो ठीक है, मान लेते हैं.
ये भी एक बात देख लेते हैं, बट पहले ऑप्शन पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू अ कॉमन बिलीफ, यूरोप एंड एशिया आर रिगार्डेड एज being distinct continents, but they are vast geographical divisions on the larger landmass known as Eurasia. ठीक है, ये वाला क्या कहता है? It is according to a common belief, Europe and Asia are regarded as being distinct continents. अब यहाँ बट आया, कंजक्शन आया, लेकिन एक कॉमा नहीं आया, तो गलत हो गया. एक फुल स्टॉप नहीं आया, तो गलत हो गया. इसलिए दिस इज नॉट एन ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Question number 115. Which of the following contains an error? Have you any biscuits? Have bought any biscuits? Okay. Have you like any biscuits? बिल्कुल भी नहीं. Would you like some biscuits? कौन सा सही है? Have you bought any biscuits? और ये would you like any biscuits? B and A and C. Let's move on. Select question number 116. Select the following which is most correct according to the rule of English grammar. Same वैसे. अब यहाँ पर हमें क्या? For me, I see one common word. Counseled, concealed, concealed, cancelled. Up pढ़ते हैं. While the victim lay injured on the floor of the store, the police dispatcher counseled the shopkeeper on how to perform first aid. Counsel मतलब मदद करी, समझाया उसे कैसे. Be same while the victim lay for blah 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 blah. This police dispatcher concealed मतलब छुपाया the shopkeeper on how to perform first aid. छुपाएगा क्यों भाई? पुलिस ऑफिसर है, ऑफ कोर्स वो हेल्प करेगा. कंसाइल्ड तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ. कैंसल्ड फर्स्ट एड तो करेगा नहीं भाई. तो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो इसके बाद मूव करते हैं 117 पे कि एक्सटॉल का ऑपोजिट क्या होता है. अब एक्सटॉल का मतलब होता है किसी चीज को अपलॉड करना या ग्लोरीफाई करना. एक्सटॉल तारीफ करना बेसिकली एक्सटॉल का मतलब. या क्रिटिसाइज, तारीफ नहीं होता, एग्जैक्ट ऑपोजिट है उसका. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ 118 से लेके 122 तक वी हैड क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सट्रैक्ट जो अब नहीं आते, तो इसलिए वी आर गोइंग टू गिव दैट सेक्शन. 123 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव डिग्री. अब पॉजिटिव डिग्री अगर आपको याद हो, प्रीवियस अभी क्वेश्चन पे हमने देखा था कि विदाउट कंपैरिजन, विदाउट कंपैरिजन अगर आप कोई चीज समझा दो, मतलब डिस्क्राइब करो, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव. यहाँ पर देखो कौन सा वर्ड है, कौन सा सेंटेंस है जो सबसे कम कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन नहीं कर रहा है. नो अदर टाउन इन मलेशिया इज एज ओल्ड एज मलका. मलाका is older than any other town in Malaysia. Malacca is oldest town in Malaysia. Of course, C. क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं कर रहा है. नो अदर टाउन कंपैरिजन कर दिया. मलका इज ओल्डर देन कंपेयर कर दिया. नन ऑफ द अबव होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ऑफ कोर्स 123 का इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट चॉइस. तो इसका क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट चॉइस. He gave me an advice. He gave me some advice. The sceneries here are very good. Let's see. हाँ, sceneries is not a word. He gave me an advice. An advice. Advice एक uncountable होता है, उसे काउंट नहीं करा जा सकता, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. Name the eminent poet which has been felicitated with the 52nd ज्ञानपीठ अवार्ड. ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे बोला था अवार्ड्स. कितने क्वेश्चन आपने अवार्ड्स ही देख ली, जैसे मैंने कहा, तो अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसके बाद रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस इतना रेलेवेंट नहीं है. प्लस 2017 में से क्वेश्चन आते थे, बट नाउ दे आर नो लॉन्गर आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो इसके बाद स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये होता है जब कोई एमिनेंट पर्सनालिटी है, जैसे इन टुडेज टाइम बहुत ज्यादा नाम, जैसे मोदी जी हमारे, वो कुछ कहते हैं तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. फिर मस्क या डोनाल्ड ट्रंप, पीपल लाइक दीज जो बहुत ज्यादा न्यूज में आजकल रहते हैं, इनके स्टेटमेंट्स फॉलो अप. आई एम नॉट थिंकिंग कि हर ट्विटर पे आप जाके हैंडल आउट करें, तो इट वोंट मेक एनी सेंस. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि आप करंट अफेयर्स मैगजीन्स या इनमें जो भी कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जो बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, कुछ ऐसी अलग बातें, तो आपने देख लिया. बट वैसे डोंट बॉदर. एम्बेसडर्स एंड
न्यू एम्बेसडर्स अपॉइंटमेंट, बेसिकली एम्बेसडर बनाएंगे तो अपॉइंटमेंट की तरह ही देखा जाता है विराट कोहली, बट आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप हर एम्बेसडर हर कंपनी का देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का देख लीजिए। हाँ, 129 क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप पे नजर पड़ गई। हाँ, डोनाल्ड जॉन ट्रंप हैज बीन सोन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोन एज इन द डैश, कौन सा? 45th था बाई इन 2017, बट नाउ दो कॉन्जिक्यूटिव ऑफिस के टर्म्स पास हो चुके हैं, तो ये 8 years का टाइम पीरियड जा चुका है, तो ये 45th, बाइडेन बिकेम द 46th, नाउ 47th प्रेसिडेंट बनते हैं आफ्टर हिज re-election. Trump is now the 47th president of United States of America. तो बस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बात। Which which would does not belong, word होगा वैसे, which word does not belong with the others? Inch, ounce, centimeter, yard. Inch is related to distance. Centimeter is related to distance. Yard is related to distance. Ounce, on the other hand, is related to mass. 131 क्वेश्चन पे देखते हैं। Find the statement that must be true according to the given information. Vincent the paper route. अब ये हाँ एक स्टेटमेंट आ गया हमारे पास, अब हमें उसके हिसाब से देखना है कि क्या ऑप्शन होगा। Find the statement that must be true according to the given information. Vincent has a paper route. Each morning he delivers 37 newspaper to customer in his neighborhood. It takes Vincent 15 minutes to deliver all the paper. If Vincent is sick or has another plans, his friend Thomas, who lives on the same street, will sometimes deliver the paper for him. पहला क्या है? Vincent and Thomas live in the same neighborhood. Yes. It takes Thomas more than 50 papers to deliver the paper. हमें नहीं पता भाई, बस इतना लिखा कि वो भेज सेंड डिलीवर कर देता है, जब वो ये विंसेंट नहीं कर सकता है तो ऑफकोर्स ये तो नहीं होगा। इट इज डार्क आउटसाइड एंड विंसेंट बिगिंस हिज डिलीवरीज, बिल्कुल नहीं पता हमें ये बात। थॉमस वुड लाइक टू हैव हिज ओन पेपर, नहीं पता उसकी मन की बात, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर उसके बाद आते हैं 131 132 पे, सॉरी, करंट अफेयर से रिलेटेड, अगेन रिलेटेड टू वॉर अवार्ड्स। 133, which what does it mean if a judge displays personal bias? मतलब क्या होगा इसका? ऑप्शन देखते हैं। एन इंडिविजुअल जज, बायस का मतलब बेसिकली डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ऑन हिज ओन, पर्सनल बायस मतलब पर्सनल जजमेंट पे। एन इंडिविजुअल डिसाइड सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस अकॉर्डिंग टू हिज और हर पर्सनल प्रेजुडिस, एक ये हो गया, इज अ रिजर्व पे ले आते हैं, seems appropriate. Judge as a body decides certain types of case according to systematic bias. Systematic bias की तो यहाँ बात हो नहीं रही थी। तो इसके बाद an individual judge only decides certain types of cases, ये भी नहीं, क्योंकि ये तो सच होता है भाई, सर्टेन टाइप के मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, सिविल केसेस हो गए, क्रिमिनल केसेस हो गए, बायस नहीं होता है, इट्स डिवीजन ऑफ वर्क। जजेज ऐसा बॉडी ओनली डिसाइड सर्टेन काइंड ऑफ केसेस, बिल्कुल भी नहीं, ये भी सिमिलर ही बात है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि पर्सनल प्रेजुडिस पे वो डिसाइड कर रहा है। वैसे ऐसे मान लीजिए, इट्स इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग इट ट्रू ऐसा होता है, बट फॉर एग्जांपल एक वुमेन जज है, तो वुमेन जज के हिसाब से ऐसा हो गया कि कोई भी मैट्रिमोनियल केस आ रहा है तो उसका एक पर्सनल बायस है कि हाँ भाई, जो मेल होता है या हस्बैंड होता है वो ही रॉन्ग होता है, तो वो जब भी जजमेंट देती है तो मोस्टली अगेंस्ट में देती है इन कंपैरिजन टू जब मैट्रिमोनियल केस आता है तो मेल के अगेंस्ट दे दिया अपने हस्बैंड के, तो एक पर्सनल बायस हो गया उसका, उसने फैक्ट्स नहीं देखे, उसने एविडेंस नहीं देखा, उसने सिंपली अपने हिसाब से कि हाँ तुम तो सब एक जैसी होते हो, दे दिया जजमेंट, दैट्स पर्सनल बायस। 134, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग, असर्शन आगे, रीजनिंग दे दी, अब डिसाइड करना है क्या बात होगी। असर्शन ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the right conferred by part third of the fundamental right, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention becomes void. Basically कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन ले, और अगर कोई लॉ है भी गया तो जो पार्ट है उस लॉ का जो उस फंडामेंटल राइट को ले अब्रिज करता है, हम उस पार्ट को हटा दें, बेसिकली ऐसे। हाँ, रीजन क्या कहा गया? द फंडामेंटल राइट्स आर द राइट रिजर्व फॉर द पीपल एंड फॉर दिस रीजन दे आर इटर्नल एंड सैक्रोसेंट। ऑफ कोर्स दिस इज द एग्जैक्ट रीजन,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ वी आर ऑन द 135th क्वेश्चन, ऑलमोस्ट at the end of our series. Assertion that Indian Constitution was adopted on 26 November. रीजन क्या 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 कहा गया कि लॉर्ड डे सेलिब्रेट कराया जाता है 26 नवंबर को। यस, ट्रू, ये रीजन है। 136, corroborative एविडेंस का क्या मतलब होता है? corroborative एविडेंस का सिंपल मतलब ये होता है एविडेंस विच सपोर्ट अदर एविडेंस। मेन एविडेंस होता है जिसे कहते हैं इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, तो ये तो नहीं है, इट्स ऑलवेज सपोर्ट करता है मेन एविडेंस को। 137 में मूव करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। स्टेटमेंट ये है कि शुड द रेलवे इमीडिएटली स्टॉप इशूइंग फ्री पासेस टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज, कि क्या सारे रेलवे एम्प्लॉइज को फ्री पासेस मिलना बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया? दो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि नो, द एम्प्लॉय हैव द राइट टू ट्रैवल फ्री। आर्ग्यूमेंट टू, यस, दिस विल हेल्प रेलवे टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी। एक बात बताओ, अगर फ्री में वो ट्रैवल करते हैं रेलवे एम्प्लॉइज, तो वो मोस्टली कब करते हैं? इन मेजोरिटी की टाइम्स दे वुड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू कंप्लीट देयर जॉब। फॉर इंस्टेंस, एक रेलवे में जो ड्राइवर होता है वो अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की ट्रेन चला रहा है तो उससे टिकट लिया जाएगा कि तू कश्मीर से चला था कन्याकुमारी तक तो पैसे भरूं? नहीं, वो तो नहीं, जॉब कर रहा है। ऐसे ही दूसरा आर्गुमेंट क्या कहता है कि रेलवे टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी। कैसे? जो बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वो रेलवे एम्प्लॉय तो ही है इन दी एंड, उनके थ्रू तो ही हम बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तुमने उन पे ही लिमिटेशन लगा दी तो कैसे होगा? तो नीदर वन और टू इज राइट, दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी था। फिर से स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन, शुड करस्पॉन्डेंस कोर्स बेसिकली आर द कोर्स जो डिस्टेंस कोर्स होते हैं, डिस्टेंस कोर्स को कहते हैं करस्पॉन्डेंस कोर्स एट द यूनिवर्सिटी लेवल बी डिसकंटिन्यूड इन इंडिया। आर्ग्यूमेंट पहला देगा क्या जी, दिस इज द ओनली वे टू टीच डिसिप्लिन टू द एम्प्लॉइज। आर्ग्यूमेंट टू दिया गया, नो, दिस डिप्राइव द सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स। ऑफ कोर्स करस्पॉन्डेंस कोर्स का मतलब हो गया एजुकेशन, एंड एजुकेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट एवरी पर्सन हैज, एटलीस्ट पर्सन जो 14 ईयर्स ऑफ एज तक है। सो यस, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट वन एंड वन इज नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, इट्स द टू। मूविंग ऑन टू द 139 क्वेश्चन, अ टाइड इन विच द हाई वाटर इज लोअर, हाई वाटर लोअर हो जाता है, लो वाटर हायर हो जाता है, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, ये होता है नीप टाइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 140, द फाउंडर ऑफ पब्लिसाइज्ड विकीलीक्स। विकीलीक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉच डॉग थी बेसिकली, इसके अंडर काफी बड़ी बड़ी इनकी जो रिसर्चेस थी वो बाहर आई थी, जिसमें काफी प्रोमिनेंट कंपनीज, गवर्नमेंट्स, उन सबके कुछ चिट्टे विट्टे खुले थे कि वो कैसे पब्लिक के साथ गलत कर रहे हैं। फाउंडर थे जूलियन असांज। नेक्स्ट, हिस्ट्री से रिलेटेड 141 क्वेश्चन, वेयर गौतम बुद्ध अटेन निर्वाणा इनलाइटमेंट। बहुत आसान है, बहुत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डेट से रिलेटेड फिर से आया, 142, वास्को डिगामा रीच इंडिया इन द ईयर। अब जो ये ऐसे ईयर्स होते हैं जैसे वास्को डिगामा जब इंडिया आए, इट चेंज हिस्ट्री फॉर लाइफ। सी वेज के थ्रू उन्होंने फाउंड करा रूट टू इंडिया, इट वॉज वेरी बिग थिंग। डेट इसकी है ईयर 149, 1498, सॉरी नॉट 149, 1498, दैट इज ऑप्शन डी। 143 क्वेश्चन मिसलेनियस है, ऑफ कोर्स करंट अफेयर से रिलेटेड होगा क्योंकि उस टाइम पे अंडमान निकोबार आइलैंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी खबर बनी होगी कि इसे पूछा गया, ना तो वो ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछते। तो ऑनजिस इज द ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार। मूविंग ऑन, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी फिर से देखिए, द फर्स्ट, ये भी मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो इट्स आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। 145 क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म? भांगड़ा इज नॉट, भरतनाट्यम रिजर्व पे, चाहू नहीं, वांगड़ा नहीं, इट्स भरतनाट्यम, इट्स अ क्लासिकल फॉर्म. 146 इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू विच फैमिली? कुरैश वाज अ ट्राइब, नो. मदनी, नो. मक्की, नो. हाशिमी was the family that he belonged to. 147. Two numbers are in the ratio of 3 is to 4. Their LCM is 240. The smallest of the two is. अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देखा जाए? सिंपल ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज, रेशियो लीजिए, ठीक है. एलसीएम हमारा है 240, ठीक है. फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एक्स मान लेते हैं दोनों का, 4x अपॉन एक्स, ठीक है. इसे सॉल्व करते हैं, 4 3 12, 12x स्क्वायर, एक्स, एक्स से एक्स कटा, तो 12x इक्वल्स टू 240. राइट, एक्स से हमारा आता है 240 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है. तो वी हैव 20. तो x को अगर हमने 3 इंटू 20 करा, आंसर हमारे पास आता है 3 टू 16. तो x की वैल्यू आ गई 60. ऑफ कोर्स 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा है, 3 इज द शॉर्टेस्ट वन, तो 60 इज द आंसर. 148. A box of 210 coins of denomination of 1 rupee and 50 paisa only. The ratio of their respective value is ये, रेशियो हमें इतना दे दिया, ठीक है. एंड द नंबर ऑफ 1 rupee coin is, हमसे पूछा जा रहा है 1 rupee coins को मान लेते हैं x, हमसे पूछा जा रहा है. अब हमें बताया गया सम जो है x प्लस वाई वो है 210. इसे पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है. अब इसमें हमें बताया गया कि रेशियो है 13:12 का, तो x इज टू वाई इक्वल्स टू 13:11 माना, ठीक है. अब x की वैल्यू तो 1 है, बट y इज 0.5 पैसा, राइट, 1 रुपये का आधा. तो व्हाट दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है. अब इसे और फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, 11x इक्वल्स टू 6.5 बाई समथिंग आना चाहिए, हाँ इतना आया. अब ये पॉइंट हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 2, दोनों साइड से, बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पॉइंट हट जाएगा. इट्स अ बेसिक सिंपल चीज जो करी जा सकती है, 13 बाई, ठीक है. ये आ गया हमारे पास. अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे. हमने मान लिया कि हाँ y इक्वल्स टू 210 माइनस एक्स, कर सकते हैं, इसको वहां भेज देंगे, हो गया. तो ऐसे हमने क्या करा, y की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हमने 22x इक्वल्स टू 13, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हाँ 210 माइनस एक्स. ओके, इतना डन हो गया हमारे पास. अब इसे घिटा उड़ा के अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा आना चाहिए, 22x इक्वल्स टू, हाँ 2730. इफ यू मल्टीप्लाई दिस माइनस 13x, ठीक है. 35x इक्वल्स टू 2730. इसे डिवाइड करिए, x की वैल्यू समवेयर समवेयर आनी चाहिए 78 पे. डन. Now we go for 149th question, the second last question of our series. For the question, have you decided what to do? The correct answer is, हमारे पास ये चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा होगा? Have you decided what to do? क्या करना है? Yes, I will resign the job. फुल स्टॉप लगा दिया, कौन सा गलत हो गया. इसके बाद I am going to resign the job, गलत हो गया. क्यों? Because the job, no, this job. So the correct answer is none of the above. Last question. If a man were to sell his chair for 720, he would lose 25%. To gain 25%, he should sell it for. ठीक है, 25% का गेन करना है, 25% का नुकसान हो रहा है इस प्राइस पे जब सेल करना है.
तो हमारे पास है 720 इक्वल्स टू, कम करा उससे 75। अभी 75 कहाँ से आया, 100 में से 25% को कम कर दो, 75 बचता है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई सी। हमें निकालनी है एक्चुअल प्राइस कितना है। तो एक्चुअल प्राइस सी का कुछ आना चाहिए समवेयर समवेयर, 960। इधर आप करेंगे तो आना चाहिए 960। यस, 960 आ गया। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि 25% ज्यादा में बेचना है, तो कितने का सेल करना होगा। तो हमने मान लिया कि अभी हमने इसमें से माइनस करा था, 100 में से माइनस करा था 25, तो 75 आया। अब प्लस कर दो तो 75 125 हो जाएगा। तो हमें इतना पता है कि ये, हाँ, 125 है, डिवाइड 100 मल्टीप्लाइड बाई 960। तो जो एक्चुअल प्राइस आना चाहिए वो इधर करके आएगा 1200। तो दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। थैंक यू फॉर, आ जाओ।